द हंगर फॉर पावर। कभी कभी इंसान का जन्म किसी मुकाम पर नहीं बल्कि किसी आग में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट उसी आग से निकला था, एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसने बचपन में सब कुछ खोया सिवाय साबित करने की भूख के। यही भूख बाद में पावर बन गई और पावर ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आदत, सबसे बड़ा जहर और सबसे गहरा भ्रम बनी। नेपोलियन के लिए ताकत कोई साधन नहीं थी, वो खुद एक मनोवैज्ञानिक एडिक्शन थी। जैसे कोई शराबी हर रात अपने जहर की खुराक के बिना नहीं सो सकता, वैसे ही नेपोलियन बिना कंट्रोल के नहीं जी सकता था। हर जीत उसके लिए ऑक्सीजन थी और हर हार उसके अहंकार के लिए दम घोंटने वाली सच्चाई। वन द साइकोलॉजिकल सीड ऑफ पावर। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका नाम के छोटे द्वीप पर हुआ, एक ऐसा स्थान जहां उसके परिवार को न तो सम्मान मिला न पहचान। उसके पिता एक निम्न कुलीन परिवार से थे और फ्रांस के अमीर बच्चों के बीच नेपोलियन को हमेशा आउटसाइडर की तरह देखा जाता था। यह रिजेक्शन, यही वो साइकोलॉजिकल वुंड थी जिसने उसकी एम्बिशन को शेप किया। वो बच्चा जो हर दिन अपने उच्च वर्ग के सहपाठियों से सुनता था कि तू हमारे जैसा नहीं है, उसी बच्चे ने मन ही मन यह कसम खाई, एक दिन तुम सब मेरे सामने झुकोगे। यह वही क्लासिकल इंफीरियोरिटी ड्रिवन एम्बिशन थी जहां कमजोरी खुद को पावर में बदल देती है। नेपोलियन की हर लड़ाई सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी, वो अपनी कमजोरी को खत्म करने की लड़ाई थी। हर दुश्मन उसके मन के उस रिजेक्शन का सिंबल था जो बचपन से भीतर गड़ा हुआ था। टू पावर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आइडेंटिटी। नेपोलियन को बचपन से ही अपनी पहचान को लेकर असुरक्षा थी। वो कोर्सिकन था, फ्रेंच ठीक से बोल नहीं पाता था और अमीर बच्चों के बीच अपने कपड़ों और एक्सेंट के कारण मॉक्ड होता था। इस ह्यूमिलिएशन ने उसके अंदर एक स्प्लिट माइंड पैदा किया, एक तरफ हीनता और दूसरी तरफ श्रेष्ठता का भ्रम। जब वो बड़ा हुआ, यह स्प्लिट उसकी साइकोलॉजी का कोर बन गया। वो अपनी असुरक्षा को कंट्रोल और अथॉरिटी से भरने लगा। उसने लोगों पर हुकूमत करना शुरू किया ताकि वो खुद को किसी से कम महसूस न करे। यही पावर उसे आइडेंटिटी देता था और यही पावर उसके भीतर की खाली जगह भरती थी। नेपोलियन के लिए अब दुनिया सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं रह गई थी, वो एक साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड बन गई थी जहां हर इंसान या तो पॉन था या पोटेंशियल थ्रेट। 3. द माइंडसेट ऑफ कंट्रोल। नेपोलियन का माइंड एक मिलिट्री मैप की तरह था। हर इमोशन को उसने स्ट्रैटेजी में बदल दिया था। वो किसी को कभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानता था। उसके लिए लॉयल्टी सिर्फ उतनी देर तक थी जब तक वह काम की थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रस्ट, यानी ऐसा भरोसा जो सिर्फ उद्देश्य के लिए होता है। नेपोलियन अपने सैनिकों से भी प्यार नहीं करता था, वो उन्हें एडमायर करता था, जैसे एक चेस प्लेयर अपने मोहरों से करता है। हर इंसान उसके कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा था। वो जानता था फियर एंड चरिज्मा दो सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। इसलिए वो कभी-कभी अपने सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से एड्रेस करता ताकि उनका माइंड उससे इमोशनली जुड़ जाए। लेकिन उसी समय अगर कोई उस पर शक करता या आदेश पर सवाल उठाता, तो वही नेपोलियन इंस्टेंट ठंडे खून से उसे मिटा देता। वो प्यार और भय दोनों को साथ चलाना जानता था और यह ड्युअलिटी ही उसका सबसे बड़ा वेपन थी। 4. द एडिक्शन ऑफ विक्ट्री। हर जीत नेपोलियन के लिए एक साइकोलॉजिकल डोपामीन रश थी। वो जब भी कोई युद्ध जीतता, उसकी आंखों में वही चमक होती जो किसी एडिक्ट की होती है जब उसे अपनी खुराक मिलती है। पावर ने उसके दिमाग की वायरिंग ही बदल दी थी। हर नई टेरिटरी, हर नई सलामी, हर नई क्राउन उसके ईगो के लिए एक नशा थी। लेकिन पावर की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, वो जितनी मिलती है उतनी बढ़ती जाती है। नेपोलियन को भी वही हुआ। वो हर जीत के बाद कुछ पल के लिए शांति महसूस करता, फिर तुरंत और चाहने लगता। उसकी मनोवैज्ञानिक भूख अब अनंत हो चुकी थी। साइकोलॉजी में इसे हीडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जहां हर सफलता सिर्फ अगले लक्ष्य की भूख बढ़ा देती है। और यही वो लूप था जिसमें नेपोलियन का माइंड धीरे धीरे गिरता गया। 5.
द इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी। हर बार की जीत ने उसके भीतर एक और भ्रम पैदा किया कि वो अपराजेय है, कि वो ईश्वर की चुनी हुई रचना है। उसने खुद को मिथ में बदलना शुरू कर दिया। वो जानता था कि जनता फैक्ट्स नहीं मानती, वो नैरेटिव मानती है। इसलिए उसने अपनी छवि को केयरफुली डिजाइन किया। हीरोइक पोर्ट्रेट्स, एग्जैजरेटेड स्पीचेस एंड कैलकुलेटेड साइलेंस। नेपोलियन की सबसे बड़ी ताकत उसका ईगो नहीं था, उसकी सेल्फ इमेज थी। वो खुद को मैन ऑफ डेस्टिनी कहता था। और जब कोई इंसान खुद को डेस्टिनी मान लेता है, तब वो मोरालिटी, एथिक्स और इमोशन से ऊपर उठ जाता है। वो अब इंसान नहीं रहता, वो विचार बन जाता है, और विचार कभी नहीं रुकते। 6. द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ पावर। हर शक्ति की कीमत होती है, और नेपोलियन ने वो चुकाई। पावर ने उसे इतना अकेला कर दिया कि उसे हर इंसान यूज और थ्रेट की कैटेगरी में दिखने लगा। किसी पर भरोसा करना उसके लिए कमजोरी थी, किसी से प्रेम करना डिस्ट्रैक्शन। वो अपने ही बनाए साम्राज्य में साइकोलॉजिकल प्रिजनर बन गया। उसकी अथॉरिटी इतनी एब्सोल्यूट थी कि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रिजल्ट, वो खुद अपनी इल्यूजन्स में जीने लगा। यह वही जगह थी जहां से डाउनफॉल साइकोलॉजी शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई उसे सच नहीं बता सकता, वो खुद को धोखा देने लगता है। नेपोलियन यही करने लगा। वो अपनी रणनीतियों को फ्लॉलेस मानने लगा, हर सलाह को डाउट समझने लगा, और हर विरोध को बिट्रेयल। यानी वो जीते जीते रियलिटी परसेप्शन खो बैठा था। 7. द मोमेंट ऑफ कोलैप्स। जब कोई इंसान लगातार अपने इल्यूजन्स में जीता है, तो दुनिया धीरे धीरे उसे सिखाती है, तुम अमर नहीं हो। नेपोलियन के लिए यह सबक रूस की ठंडी धरती पर आया। हजारों सैनिक मरे, हजारों भागे, और पहली बार नेपोलियन ने महसूस किया, पावर उसका सर्वेंट नहीं, उसका मास्टर बन चुकी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका एम्पायर भी अब उसके जैसे दिमागों से भरा था। लॉयल नहीं, एम्बिशियस। फेथफुल नहीं, फियरफुल। और जब किसी राजा के चारों तरफ डर होता है ही, तो उसकी गद्दी पहले ही गिर चुकी होती है। 8. द फाइनल रिफ्लेक्शन। नेपोलियन ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। यही उसकी पूरी साइकोलॉजी का सार है। वो मरने से नहीं डरता था, वो अप्रासंगिक होने से डरता था। इसलिए वो अपने नाम को इतिहास में पत्थर की तरह गाड़ना चाहता था। लेकिन विडंबना यह है कि हर वो व्यक्ति जो इतिहास में अमर होना चाहता है, वो अपनी मानवता खोकर ही इमॉर्टल बनता है। नेपोलियन की कहानी यह नहीं है कि एक सैनिक कैसे सम्राट बना। यह कहानी है एक इनसिक्योर माइंड कैसे गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। एक आदमी जिसने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, और अंत में पावर ने उसी को कंट्रोल कर लिया। साइकोलॉजिकल समरी। नेपोलियन की हंगर फॉर पावर कोई बाहरी एम्बिशन नहीं थी, वो एक भीतर का ट्रॉमा था, जिसने खुद को विजय, प्रभुत्व और प्रसिद्धि में डिस्गाइज कर लिया। हर लड़ाई उसके माइंड की लड़ाई थी, हर युद्ध उसके भीतर के शोर को शांत करने की कोशिश थी। लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया जीतता गया, वो खुद से और दूर होता गया। पावर ने उसे भगवान बनाया, लेकिन उसी पावर ने उसकी मानवता निगल ली। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। जब मनुष्य कंट्रोल में विश्वास करने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो खुद कंट्रोल का शिकार बन जाता है। द फायर ऑफ ईगो। कभी कभी इंसान को जीत से नहीं, अपने प्रतिबिंब से प्यार हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट वही आदमी था जो दर्पण में अपनी छवि देखकर खुद को ईश्वर समझ बैठा। उसके लिए मैं कौन हूं, यह सवाल कभी नहीं रहा। उसके लिए हमेशा सवाल यही था, क्या दुनिया ने मुझे पहचाना या नहीं। उसकी हर चाल, हर युद्ध, हर भाषण ईगो की ध्वनि थी। वो जीतता इसलिए नहीं था कि उसे आजादी चाहिए थी, वो जीतता था ताकि दुनिया उसके नाम से कांपे। नेपोलियन का मन एक साइकोलॉजिकल फर्नेस था, जहां अंदर असुरक्षा जलती थी और बाहर उसका धुआं महानता बनकर फैलता था। यह वही आग थी जो जीनियस और मैडनेस के बीच की रेखा को धुंधला करती है। ऑन द बर्थ ऑफ द गॉड कॉम्प्लेक्स। नेपोलियन को अपने जीवन के शुरुआती दौर में रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन
और लोनलीनेस मिली। पर जैसे जैसे उसने युद्ध जीतने शुरू किए, उसने महसूस किया, मैं वो कर सकता हूं जो और कोई नहीं कर सकता। यही विचार धीरे धीरे उसके माइंड में एक गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल गया। वो खुद को सिर्फ राजा नहीं समझता था, वो खुद को चोजन बाय डेस्टिनी मानने लगा। उसके भीतर यह भ्रम घर कर गया कि उसे रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी, यानी मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं हूं। यह वही मानसिक स्थिति है जहां लॉजिक मरता है और ईगो राज करता है। वो हर व्यक्ति को दो श्रेणियों में देखता था, या तो उसकी पूजा करने वाला या उसके रास्ते में खड़ा होने वाला दुश्मन। नेपोलियन की दुनिया में न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि ईगो को सच्चाई नहीं चाहिए, उसे विरोधी या भक्त चाहिए। टू, द नार्सिसिस्टिक एको चेंबर। जैसे जैसे नेपोलियन महान होता गया, उसके आसपास सिर्फ हाँ में सिर हिलाने वाले लोग बचते गए। वो अब एक एको चेंबर में रहने लगा था, जहां सिर्फ उसकी ही आवाज गूंजती थी। कोई उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गलत साबित होने की सजा अपमान या मौत थी। वो अपनी साम्राज्य में अकेला ट्रूथ फिल्टर बन चुका था। नेपोलियन अब किसी से सीख नहीं रहा था, वो सिर्फ अपने विचारों को सुन रहा था, बार बार और ज्यादा जोर से। यही वो मनोवैज्ञानिक क्षण है जहां ईगो एक नशा बन जाता है। उसका मन हर प्रशंसा को ईंधन की तरह खा रहा था। हर चापलूसी उसके लिए वैलिडेशन थी, और वैलिडेशन के बिना वो बेचैन हो जाता था। नेपोलियन को अब युद्ध की नहीं, प्रशंसा की लत लग चुकी थी। थ्री, द मैनिपुलेटिव एगो। नेपोलियन का ईगो सिर्फ भीतर जलता नहीं था, वो दूसरों को भी जलाता था। वो जानता था कि पावर को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है लोगों के ईगो को छूना, उन्हें वही सुनाना जो वो सुनना चाहते हैं। वो अपने सैनिकों से कहता, तुम इतिहास के सैनिक हो, तुम्हारी तलवारें दुनिया का भविष्य लिखेंगी। यह सुनकर उसके सैनिक खुद को अमर समझने लगते, लेकिन असल में वो उनके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा था। यह क्लासिक ईगो मैनिपुलेशन टेक्निक थी, जहां नेता दूसरों के आत्मसम्मान को बढ़ाकर उन्हें अपनी इच्छा का गुलाम बना देता है। नेपोलियन का ईगो एक कॉन्टेजस आग थी, जो दूसरों में भी उसी इल्यूजन को जला देता था जो उसके भीतर जल रहा था। फोर, द फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। ईगो का सबसे बड़ा डर क्या होता है? भूल जाना। नेपोलियन के भीतर यही भय धीरे धीरे बढ़ता गया। वो हर युद्ध सिर्फ टेरिटोरी के लिए नहीं लड़ता था, वो हिस्ट्री में इमॉर्टल होने के लिए लड़ता था। उसके लिए डिफीट का मतलब सिर्फ हार नहीं था, वो विस्मृति थी, दुनिया से मिट जाने का डर। इसलिए जब उसने खुद को एम्परर घोषित किया, तो वो सिर्फ क्राउन नहीं पहन रहा था, वो दुनिया से कह रहा था, अब मैं एक विचार हूं, कोई आदमी नहीं। यह वही मानसिक अवस्था थी जहां ईगो पूरी तरह सेल्फ इमेज में बदल जाती है। नेपोलियन अब जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिंबल बन गया था। लेकिन ईगो का भ्रम यही है, जैसे ही तुम सिंबल बनते हो, तुम इंसान रहना छोड़ देते हो। 5, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ प्राइड। नेपोलियन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो खुद की ही प्रतिभा का शिकार बन गया था। वो अपने हर निर्णय को परफेक्ट मानने लगा। वो सोचता था कि उसकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। यह वही बिंदु था जहां से पतन शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जहां व्यक्ति अपनी क्षमता को इतना बड़ा समझने लगता है कि वो रियलिटी को नजरअंदाज कर देता है। नेपोलियन के एडवाइजर्स उसे रोकना चाहते थे जब उसने रशिया पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन ईगो को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे केवल सहमति चाहिए होती है। और यही निर्णय उसका पतन बना। हर जीनियस के भीतर ईगो एक साइलेंट असैसिन की तरह रहता है। वो धीरे धीरे यह विश्वास दिलाता है कि अब मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और जैसे ही व्यक्ति यह मान लेता है, वो अपनी ही कहानी में शिकार बन जाता है। 6, द इमोशनल वॉइड बिहाइंड ईगो। हर ईगो के पीछे एक इमोशनल वॉइड छुपा होता है, एक गहरा खालीपन जिसे कोई बाहरी चीज भर नहीं सकती। नेपोलियन के भीतर भी वो शून्यता थी। वो महानता के बीच भी अकेला था। वो प्रेम चाहता था, पर पावर की लत ने उसे किसी के लिए संवेदनशील नहीं रहने दिया। वो जब भी अकेला होता,
तो उसे अपने भीतर का छोटा असुरक्षित बच्चा दिखता, जो अभी भी दुनिया को साबित करना चाहता था कि वो पर्याप्त है। पर अब वो बच्चा एक ताज पहन चुका था, और ताज की सबसे बड़ी कीमत यही थी। अब वो कभी खुद नहीं रह सकता था। ईगो ने उसकी सारी मानवता को धीरे धीरे जला दिया था। अब वो केवल एक प्रतीक था, ठंडा, चमकदार और खोखला। 7. द कोलैप्स ऑफ सेल्फ। ईगो हमेशा अपनी सीमा से आगे जाता है। नेपोलियन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति खुद को भगवान समझता है, वो एक दिन अपने ही बनाए मंदिर में दबकर मर जाता है। एल्बा के द्वीप पर निर्वासन के दौरान नेपोलियन को पहली बार अपनी नश्वरता का एहसास हुआ। पर ईगो इतनी गहराई तक उसकी हड्डियों में समा चुकी थी कि वो अपनी हार को भी हीरोइक ट्रेजेडी में बदलने लगा। वो कहता था, हिस्ट्री विल जज मी नॉट एज आई एम बट एज आई शुड हैव बीन। यह ईगो की आखिरी चाल थी, हार को भी विजय की तरह दिखाना। और यही उसकी मनोवैज्ञानिक ब्रिलियंस थी। वो अपने पतन को भी एक लेजेंड में बदल गया, क्योंकि ईगो को मरना मंजूर नहीं, वो मिथ बनकर जीना चाहता है। 8. द फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईगो कभी भी पावर से छोटा नहीं होता, बल्कि पावर को कंज्यूम कर जाता है। ईगो एक ऐसा मिरर है जो हर चीज को विकृत कर देता है। वो तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अजेय हो, पर असल में वो तुम्हें अंधा बना देता है। नेपोलियन अपने समय का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट था, पर अपने ही ईगो के सामने वो एक अंधा सैनिक बन गया। वो दूसरों को मैनिपुलेट करता था, पर खुद अपनी छवि से मैनिपुलेटेड था। डार्क साइकोलॉजी का सबसे कड़वा ट्रूथ यही है, ईगो हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में कंट्रोल हमेशा ईगो के पास होता है। नेपोलियन ने दुनिया जीत ली, पर खुद को नहीं। और जो आदमी खुद पर जीत नहीं पा सका, वो चाहे कितना भी महान हो, आखिर में हारता जरूर है। द पीक ऑफ एम्बिशन। कहते हैं हर आदमी कुछ बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ होना नहीं चाहते, वो इतिहास बनना चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा ही व्यक्ति था। उसकी एम्बिशन इंसानों जैसी नहीं थी, वो देवताओं जैसी थी, निर्दयी, अनंत और अजेय। नेपोलियन के लिए इनफ जैसा कोई शब्द नहीं था। हर जीत के बाद उसे शांति नहीं मिलती थी, बल्कि एक नई बेचैनी जन्म लेती थी। वो जिस ऊंचाई पर पहुंचता, वो ऊंचाई उसे और बड़ी पहाड़ी दिखा देती थी। ये वही साइकोलॉजी है जहां एम्बिशन एक दवा नहीं, जहर बन जाती है। शुरुआत में वो इंसान को उठाती है, फिर धीरे धीरे उसी को खा जाती है। 1. द ओरिजिन ऑफ लिमिटलेस डिजायर। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा किसी प्रेरणा से नहीं, बल्कि कमी से पैदा हुई थी। जिसने बचपन में अपनी हीनता का स्वाद चखा हो, वो संतोष जैसे शब्द को कभी नहीं समझ पाता। कोर्सिका के उस छोटे से द्वीप में जब उसने अपनी गरीबी, अपने परिवार की बेबसी देखी, तो उसी दिन उसके भीतर एक संकल्प जला था कि एक दिन मैं इस दुनिया को झुकाऊंगा। उसकी एम्बिशन का बीज ह्यूमिलिएशन की मिट्टी में पड़ा था, इसलिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसके लिए हर सफलता सिर्फ एक सीढ़ी थी जो अगले युद्ध की ओर ले जाती थी। साइकोलॉजी इसे कॉम्पेंसेटरी ड्राइव कहती है, जहां आदमी अपने अंदर की कमी को बाहरी उपलब्धियों से भरने की कोशिश करता है। पर यह ड्राइव कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो खालीपन अंदर है, उसे बाहर की जीत कभी नहीं भर सकती। नेपोलियन अपनी विक्ट्रीज से अपनी आत्मा को नहीं भर रहा था, वो सिर्फ उस खालीपन को दबा रहा था जो बचपन से उसे खा रहा था। 2. द सेल्फ क्रिएशन मिथ। नेपोलियन ने कहा था, आई एम नॉट मेड बाय डेस्टिनी, आई क्रिएटेड। यही वाक्य उसकी पूरी साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। वो अपने जीवन को एक मिथ की तरह जीना चाहता था। वो खुद को सेल्फ मेड गॉड के रूप में देखता था, जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसलिए जब उसने 1804 में खुद को एम्परर घोषित किया, तो उसने पोप से अपना ताज पहनने नहीं दिया। उसने खुद अपने सिर पर क्राउन रखी। यह एक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, यह प्योर साइकोलॉजिकल डिक्लेरेशन थी। वो कह रहा था, अब कोई भगवान नहीं, मैं ही अपनी नियति हूं। यह वही बिंदु था जहां उसकी एम्बिशन ने स्पिरिचुअल रूप ले लिया। वो खुद को एक विचार मानने लगा,
और विचार कभी रुकते नहीं। 3. द आर्किटेक्चर ऑफ ऑब्सेशन। नेपोलियन का माइंड अब ऑब्सेशन से चलने लगा था। वो सुबह 4 बजे उठता, मैप्स पर काम करता, लेटर्स लिखता, सेना की रिपोर्ट खुद पढ़ता। उसका हर विचार एक्सपेंशन शब्द पर खत्म होता था। यह सिर्फ डिसिप्लिन नहीं था, यह मैनिक कंट्रोल बिहेवियर था। वो खुद को रोक नहीं सकता था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य से मर्ज हो जाए तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है। नेपोलियन भी अब इंसान नहीं रहा था, वो एक मशीन ऑफ एम्बिशन बन गया था। हर चीज उसके दिमाग में एक इक्वेशन की तरह थी। पावर इज पर्पस इल आइडेंटिटी। अगर पावर कम हो तो पर्पस खत्म, अगर पर्पस खत्म तो आइडेंटिटी खत्म। इसलिए वो अपने जीवन के हर पल को एक्सपेंशन से भरता गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रुका तो वो खुद से सामना करेगा। और उसे वो व्यक्ति पसंद नहीं था जो बिना क्राउन के था। 4. द फियर ऑफ स्टैग्नेशन। एम्बिशन का एक अनकहा डर होता है, अगर मैं रुक गया तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा। नेपोलियन को यही डर था। वो लगातार गति में रहना चाहता था, क्योंकि रुकना उसके लिए अदृश्य होना था। वो अपनी सेना के साथ लगातार कैंपेन्स पर जाता, भले ही हालत अनुकूल न हो, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में मोशन ही मीनिंग थी। साइकोलॉजी इसे एग्जिस्टेंशियल मोमेंटम कहती है, जहां आदमी खुद को तब तक जीवित महसूस करता है जब तक वो कुछ जीत रहा है, और जैसे ही वो रुकता है उसका माइंड अपनी ही खालीपन की गूंज सुनने लगता है। नेपोलियन उस गूंज से डरता था। वो अपने अंदर की चुप्पी को जीत की आवाजों से ढकना चाहता था। 5. द सेडक्शन ऑफ ग्रेटनेस। महत्वाकांक्षा सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होती, वो एक नशा होती है। और नेपोलियन उसका सबसे बड़ा एडिक्ट था। हर युद्ध, हर जीत, हर अपलॉज उसके दिमाग में आई एम इनविंसिबल की डोपामिन छोड़ते थे। धीरे धीरे उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी इच्छा सच्चाई से बड़ी है। यह वही क्षण था जहां उसकी एम्बिशन ने रियलिटी को निगलना शुरू किया। वो सिर्फ टेरिटोरी जीतने नहीं गया रशा, वो असंभव को हराने गया था। और वहीं उसने सीखा कि नेचर और रियलिटी के आगे कोई जीनियस नहीं टिकता। एम्बिशन जब तक रियलिटी में जड़ित होती है वो रचती है, पर जब वो रियलिटी से कट जाती है वो विनाश करती है। नेपोलियन की एम्बिशन अब विनाश के मोड में थी। 6. द आइसोलेशन ऑफ द टाइटन। महानता का शिखर हमेशा ठंडा होता है, और नेपोलियन ने उस ठंड को बहुत देर तक झेला। सत्ता की ऊंचाई पर कोई बराबर नहीं था, कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसके चारों ओर सिर्फ दरबारी थे, दोस्त नहीं। हर व्यक्ति उसके आदेश का दास था। वो अकेला था, इतना अकेला कि उसका मन अपने ही साम्राज्य से ऊब गया। एम्बिशन ने उसे सब कुछ दिया सिवाय शांति के। यही पैराडॉक्स है। एम्बिशियस माइंड्स कभी जीतने के बाद नहीं जीते, क्योंकि उनके लिए जीत भी एक इंटरमिशन होती है। नेपोलियन अपनी चोटी पर खड़ा था, पर उसके नीचे कोई जमीन नहीं बची थी। उसकी एम्बिशन ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया था कि अब वो किसी इंसान से बात नहीं कर सकता था। 7. द साइकोलॉजिकल प्राइस ऑफ ग्लोरी। हर महानता की एक कीमत होती है, और नेपोलियन ने वो कीमत अपने भीतर की शांति से चुकाई। उसकी नींद खत्म हो गई थी, उसके रिश्ते खत्म हो गए थे, उसके भीतर सिर्फ एक आवाज बची थी, और चाहिए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एम्बिशन बर्नआउट सिंड्रोम, जहां इंसान का नर्वस सिस्टम लगातार अचीवमेंट चेस करते करते टूटने लगता है। वो अब अपनी चाहतों का गुलाम बन जाता है। नेपोलियन अब भीड़ का राजा था, लेकिन अपने ही मन का कैदी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, पर उस चमक के पीछे खालीपन था। 8. द कोलैप्स ऑफ द ड्रीम। हर सपना जो सीमा पार करता है वो खुद अपनी जड़ें काट देता है। नेपोलियन का सपना भी वैसा ही था। रशिया की बर्फीली जमीन पर उसकी सेना जमी नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा जमी। वो खुद को भगवान समझता था, और प्रकृति ने उसे उसकी नश्वरता का स्वाद चखाया। वो जिस एम्पायर को अमर मानता था वो कुछ ही सालों में ढह गया। और सबसे बड़ी विडंबना, नेपोलियन अपनी आखिरी सांस तक यही सोचता रहा कि अगर थोड़ा और समय मिला होता। लेकिन समय किसी के पास नहीं रुकता, एम्बिशन भी नहीं। 9. द फाइनल ट्रूथ। नेपोलियन की कहानी हमें सिखाती है, एम्बिशन जब तक दिशा में है वो शक्ति है,
लेकिन जब वो दिशा खो देती है, वो विनाश बन जाती है। वो लड़का जो खुद को साबित करना चाहता था, इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बन गया। लेकिन जब उसने खुद को साबित कर दिया, तो उसके पास कुछ भी बचा नहीं। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, हर ऊंचाई का अंत गहराई है। जो व्यक्ति सब कुछ जीतना चाहता है, वो अंत में खुद को खो देता है। नेपोलियन ने दुनिया पर कब्जा किया, पर अपने भीतर की खाली न पर नहीं, और वही उसकी सबसे बड़ी हार थी। द शैडो ऑफ इंफीरियोरिटी, ये वही साइकोलॉजिकल डार्कनेस है जहां से नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी पर्सनैलिटी उठी थी। क्योंकि हर एम्परर के भीतर एक असुरक्षित बच्चा जरूर होता है, जो अपनी कमी को छिपाने के लिए पूरी दुनिया जीतना चाहता है। वन, द वुंड दैट नेवर हील्ड। नेपोलियन के भीतर जो आग जल रही थी, वो किसी किताब या युद्ध से नहीं निकली थी। वो उसके बचपन के घाव से आई थी। वो कोर्सिका के एक गरीब कुलीन परिवार में जन्मा था। वहां उसे न तो सम्मान मिला, न पहचान। जब वो 9 साल की उम्र में फ्रांस के सैन्य स्कूल गया, तो वहां के अमीर शुद्ध फ्रेंच बच्चे उसे आउटसाइडर कहते थे। उसका उच्चारण अलग था, कपड़े सस्ते थे, और चेहरा सामान्य। उसे बार बार सुनना पड़ता, तू हमारे जैसा नहीं है। यह वाक्य किसी बच्चे के लिए साधारण नहीं होता। यह एक साइकोलॉजिकल डैगर होता है, जो उसकी आत्मा में चुभ जाता है। नेपोलियन ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर एक कसम खाई, एक दिन तुम सब मेरे आगे झुकोगे। यह वही क्षण था जहां से उसकी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुई, और उसी कॉम्प्लेक्स ने उसकी जीनियस को शेप किया। 2, द मास्क ऑफ सुपीरियॉरिटी। जब कोई व्यक्ति गहराई से खुद को कमतर महसूस करता है, तो वो दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वो खुद को स्वीकार करता है, या फिर एक नकली सुपीरियर आइडेंटिटी बना लेता है। नेपोलियन ने दूसरा रास्ता चुना। वो जानता था कि उसके भीतर इनसिक्योरिटी है, इसलिए उसने उसे ग्रेटनेस के मास्क के नीचे छिपा लिया। उसने अपने जीवन का हर निर्णय इस एक चीज से लिया, मैं छोटा दिखना नहीं चाहता। इसलिए उसने हर स्थिति में डोमिनेंस दिखाना शुरू किया, हर संवाद में अथॉरिटी, हर जेस्चर में कमांड। वो अपनी आर्मी के बीच ऐसे चलता था मानो धरती उसी के लिए बनी हो। पर असल में वो वही बच्चा था जो स्कूल में हंसी का पात्र बना था, बस अब उसने कवच पहन लिया था। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है सुपीरियॉरिटी कॉम्पेंसेशन, यानी व्यक्ति अपनी हीनता को उल्टा घुमाकर श्रेष्ठता के इल्यूजन में बदल देता है। और यही इल्यूजन नेपोलियन का सबसे बड़ा हथियार और सबसे गहरी कमजोरी दोनों बना। 3, द ऑब्सेशन विद कंट्रोल। जिस व्यक्ति ने बचपन में रिजेक्शन झेला हो, वो कंट्रोल का दीवाना बन जाता है, क्योंकि उसके मन में एक दर्द हमेशा रहता है, मैं फिर कभी किसी के हाथों अपमानित नहीं होऊंगा। नेपोलियन का कंट्रोल कोई पॉलिटिकल टेक्निक नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म था। वो हर सिचुएशन, हर आदमी, हर बैटलफील्ड को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। वो अपने एडवाइजर से लेकर अपनी पत्नी तक किसी पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि ट्रस्ट उसके लिए वीकनेस थी। उसे लगता था, अगर मैंने किसी को पावर दी तो वही मुझे नीचे गिराएगा। यह वही इनसिक्योरिटी थी जो उसे एक रूथलेस कंट्रोलर बना गई। वो हर चीज को मैनिपुलेट करता था, ताकि वो खुद को असहाय महसूस न करे। लेकिन विडंबना यह है कि जो इंसान दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, वो सबसे पहले अपनी ही पीस खो देता है। 4, द मिरर ऑफ इनसिक्योरिटी। नेपोलियन की पर्सनालिटी का हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन उसके अंदर के असुरक्षित बच्चे की चीख थी। वो अपने कपड़ों को परफेक्शन के साथ पहनता था, क्योंकि इम्परफेक्शन उसे डराता था। वो हर पब्लिक अपीयरेंस को रिहर्स करता था, क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर था। उसकी हैंडराइटिंग तक उसकी मानसिक स्थिति दिखाती थी, तेज, झटकेदार और अनियंत्रित, मानो वो हर शब्द से अपने डर को कुचलना चाहता हो। वो अपनी तस्वीरों में खुद को मिथ की तरह दिखाता था, सिंहासन पर नहीं, बल्कि बिजली की तरह खड़ा हुआ, क्योंकि उसे लोगों के दिमाग में छोटा नहीं दिखना था। ईगो और इनसिक्योरिटी साथ साथ चल रहे थे। एक उसे ऊंचा दिखा रहा था, दूसरा उसे भीतर से खा रहा था। 5, द साइकोलॉजी ऑफ ओवर कॉम्पेंसेशन। नेपोलियन का हर निर्णय
उसकी हीनता की ओवर कॉम्पेंसेशन था। वो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करता था। वो बड़े बड़े भाषण देता था, पर भीतर उसे वैलिडेशन की क्रेविंग थी। वो हर लड़ाई को पर्सनल बना देता था, क्योंकि हर विरोधी उसे बचपन के उन लड़कों की याद दिलाता था जिन्होंने उसे कॉर्सिकन कहा था। उसके लिए हर दुश्मन सिर्फ एक देश नहीं था, वो उसके आत्मसम्मान का परीक्षण था। वो लड़ाई नहीं लड़ता था, वो रिवेंज ऑफ इनएडिक्वेसी लड़ता था। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इंफीरियोरिटी कॉम्पेंसेशन लूप, जहां हर जीत तुम्हें शांति नहीं देती, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करती है, अभी भी मैं पर्याप्त नहीं हूं। और नेपोलियन इसी लूप में फंस चुका था। हर जीत के बाद उसका भीतर और भूखा हो जाता। 6 द फ्रेजाइल किंग। नेपोलियन बाहर से आयरन एम्परर था, पर अंदर से वो कांच का बना था। थोड़ी सी आलोचना उसे तोड़ देती थी। किसी का ना कहना उसके लिए विश्वासघात था। वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन से इतना डरता था कि वो किसी से सवाल भी नहीं पूछने देता था। उसकी पत्नी जोसेफिन के साथ भी यही पैटर्न था। वो उससे प्रेम करता था, पर जब उसने महसूस किया कि जोसेफिन अब उसके कंट्रोल में नहीं रही, तो उसने उसे छोड़ दिया। वो कंट्रोल खोने से ज्यादा डरता था, भले ही इसके लिए उसे अपने दिल को मारना पड़े। यह वही मेंटल फ्रेजिलिटी थी जो हर डोमिनेंट व्यक्ति के भीतर छिपी होती है, जिसे दुनिया पावर समझती है। असल में वो फियर ऑफ पावरलेसनेस होता है। 7 द एंडलेस कंपैरिजन। नेपोलियन के मन में हमेशा एक वॉइस गूंजती थी, तू अब भी पर्याप्त नहीं है। वो खुद को हर किसी से कंपेयर करता। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, हैनिबल। वो इतिहास के महानतम लोगों के साथ अपनी तुलना करता, क्योंकि वो खुद को इनफ महसूस नहीं कर पाता था। उसकी ग्रेटनेस सिर्फ एम्बिशन नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल एस्केप थी, खुद से भागने का तरीका। वो सोचता था कि अगर उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, तो शायद वो दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन इतिहास ने जो लिखा, वो उसका नाम नहीं, उसकी ट्रेजेडी थी। 8 द कोलैप्स ऑफ द मास्क। हर नकाब की एक उम्र होती है। नेपोलियन का भी समय आ गया, जब युद्ध उसके खिलाफ गए, जब उसके सैनिक भूख और बर्फ में मरने लगे, जब उसके एडवाइजर्स ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली, तब पहली बार नेपोलियन ने खुद को बिना क्राउन देखा। और जो उसने देखा, वो उसे पसंद नहीं आया। वो बच्चा था जो कभी स्वीकार नहीं किया गया, जो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहा, और अंत में जिसने खुद को खो दिया। वो समझ गया, उसने एम्पायर नहीं बनाया, उसने अपनी इनसिक्योरिटीज का मॉन्यूमेंट बनाया था। और जब इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं हुई, तो मॉन्यूमेंट गिर गया। 9 द डार्क ट्रूथ ऑफ इंफीरियोरिटी। नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपनी कमजोरी से भागा। वो उसे समझ नहीं सका, स्वीकार नहीं सका, बल्कि उसे शक्ति से ढकने की कोशिश की। पर साइकोलॉजी की सच्चाई यही है, जिस चीज से तुम भागते हो, वो तुम्हारे भीतर और गहरी जड़ें जमा लेती है। नेपोलियन की सारी ग्रेटनेस उसी इंफीरियोरिटी का शैडो थी। वो जितना ऊंचा गया, उसकी छाया उतनी लंबी होती गई। उसने अपने जीवन को एक प्रूफ बना दिया कि मैं कमतर नहीं हूं। पर आयरनी ये है कि वो मरते वक्त भी यही सोचता रहा, क्या मैंने वाकई कुछ साबित किया? 10 द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन ने जो दुनिया को सिखाया, वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो यह था कि हर राजा के भीतर एक डरपोक बच्चा होता है। उसकी ताकत उसकी असुरक्षा से पैदा हुई, और उसका पतन भी उसी से। यह वही डार्क साइकोलॉजी है, जहां इनसिक्योरिटी अगर सही दिशा में जाए तो जीनियस बनती है, और अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन। नेपोलियन दोनों था, जीनियस और डिस्ट्रॉयर, क्योंकि उसके भीतर जो शैडो थी, वो कभी उसकी दोस्त नहीं बनी, वो हमेशा उसका पीछा करती रही। द वेब ऑफ कंट्रोल। वन कंट्रोल, द डीपेस्ट ह्यूमन एडिक्शन। हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, पैसा, नाम, प्यार। पर कुछ लोग एक ही चीज चाहते हैं, कंट्रोल। क्योंकि जो अपने जीवन में कभी पावरलेस रहा हो, वो दुनिया को कंट्रोल में रखे बिना चैन से नहीं जी सकता। नेपोलियन बोनापार्ट उस एडिक्शन का सबसे शुद्ध उदाहरण था। वो कंट्रोल चाहता था हर चीज पर, लोगों की लॉयल्टी पर, राज्य के कानूनों पर, यहां तक कि
भाग्य पर भी। वो सिर्फ नेतृत्व नहीं करता था, वो साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग करता था। उसका हर डिसीजन, हर स्पीच, हर साइलेंस लोगों के माइंड में कंट्रोल का जाल बुनने के लिए होता था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल थियरी, जहां व्यक्ति बाहरी केओस को मैनेज करने के लिए हर चीज को टाइटली कंट्रोल करने लगता है, और यही उसका बिगेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। 2. द आर्किटेक्चर ऑफ पावर। नेपोलियन के लिए पावर एक स्ट्रक्चर नहीं थी, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थी। वो उसे डिजाइन करता था जैसे कोई आर्किटेक्ट अपने घर को करता है। उसने अपने एम्पायर को कंट्रोल के 3 पिलर्स पर बनाया। एक, फियर, भय, ताकि कोई विद्रोह करने की हिम्मत न करे। 2, लॉयल्टी, वफादारी, ताकि लोग उसके साथ खुद को चोजन महसूस करें। 3, इंफॉर्मेशन, सूचना, ताकि कोई उसे धोखा ना दे सके। वो कहता था, "अ रूलर हु नोस एवरीथिंग कंट्रोल्स एवरीथिंग"। इसलिए उसने अपने मंत्री फुचे के जरिए यूरोप की सबसे बड़ी स्पाई नेटवर्क बनाई। हर सोल्जर, हर ब्यूरोक्रेट, हर व्यापारी उसकी नजर में था। नेपोलियन के लिए ट्रस्ट एक इल्यूजन था, सर्वेलेंस ही उसका ट्रूथ था। 3, कंट्रोल थ्रू केओस। नेपोलियन का माइंड पैराडॉक्सिकल था। वो केओस को भी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि लोग डर में सबसे ओबीडिएंट होते हैं, इसलिए वो अपने आसपास एक कैलकुलेटेड इंस्टेबिलिटी बनाता था, जहां लोग हमेशा एंग्शियस रहें, ताकि वो उसकी अथॉरिटी में सुरक्षा खोजें। वो अपने अधिकारियों को एक दूसरे से कॉम्पीट करवाता था, ताकि कोई भी ज्यादा ताकतवर न बन सके। उसने अपने परिवार को किंगडम्स दिए, लेकिन हमेशा उन्हें आपस में सस्पिशियस रखा। यह प्योर डिवाइड एंड डोमिनेट टेक्निक थी। उसका रूल साइकोलॉजिकल था। वो डर को केओस नहीं बनाता था, वो उसे कंट्रोल का फ्यूल बनाता था। 4, द साइकोलॉजी ऑफ माइक्रो कंट्रोल। नेपोलियन को डिटेल का जुनून था। वो हर छोटे से छोटे विषय में दखल देता, सैनिकों के यूनिफॉर्म से लेकर जनरल्स के लेटर्स तक, क्योंकि उसके दिमाग में कंट्रोल एक ऑब्सेसिव इंपल्स बन चुका था। वो किसी सिस्टम पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि सिस्टम हमेशा उसके खिलाफ हो सकता है। वो खुद ही हर चीज की योजना बनाता, खुद ही उस पर हस्ताक्षर करता, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करता। यह बिहेवियर मॉडर्न साइकोलॉजी में हाइपर कंट्रोल सिंड्रोम कहलाता है, जहां व्यक्ति ऑटोनॉमी देने से डरता है, क्योंकि ऑटोनॉमी उसके लिए बिट्रेयल का सिनोनिम बन चुकी होती है। नेपोलियन का माइंड अब उस लाइन को पार कर चुका था, जहां कंट्रोल लीडरशिप नहीं रहता, वो ऑब्सेशन बन जाता है। 5, इमोशनल मैनिपुलेशन, द सॉफ्ट पावर। कंट्रोल सिर्फ डर से नहीं, भावना से भी आता है। नेपोलियन इस बात को अच्छी तरह समझता था। वो अपने सैनिकों से सिर्फ आदेश नहीं देता था, वो उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता था। वो कहता था, "तुम मेरी आंखें और मेरा दिल हो, और मैं तुम्हारा भाग्य"। यह सुनने में पोएटिक लगता है, पर यह प्योर इमोशनल मैनिपुलेशन थी। वो अपने सोल्जर्स को हीरो की तरह फील कराता था, ताकि वो उसके लिए मरने को तैयार रहे। वो उन्हें सम्मान देता, पर सटली उन्हें गिल्ट में बांध देता। "अगर तुम हार गए तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी"। इस तरह उसने गिल्ट और प्राइड दोनों का साइकोलॉजिकल मिक्स बनाया। यह वही फॉर्मूला था जिसने उसे हर सेना से ज्यादा लॉयल आर्मी दी, क्योंकि वो उनके हार्ट्स और गिल्ट दोनों पर राज करता था। 6, द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। कंट्रोल रखने वाले का सबसे बड़ा डर क्या होता है? कंट्रोल खो देना। नेपोलियन उस डर से हर पल घिरा रहता था। उसे हर नया सहयोगी सस्पेक्ट लगता, हर जीत के बाद उसे बिट्रेयल का भ्रम होने लगता। वो जानता था पावर उतनी ही फ्रेजाइल है जितनी ह्यूमन लॉयल्टी, इसलिए वो हर रिश्ते में डोमिनेंस हायरार्की बनाता था, जहां हर व्यक्ति को उसकी जगह पता हो। उसका रिलेशनशिप जोसेफिन के साथ भी यही था। वो उससे प्यार करता था, पर जब उसे एहसास हुआ कि जोसेफिन अब उसके कंट्रोल में नहीं रही, तो उसने उसे रिप्लेस कर दिया। उसके लिए प्रेम नहीं, पावर बैलेंस ज्यादा मायने रखता था। और यही साइकोलॉजी उसे धीरे धीरे इमोशनल आइसोलेशन की ओर ले गई। 7, द कंट्रोल इल्यूजन। कंट्रोल एक इल्यूजन है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो, असल में तुम खुद कंट्रोल्ड हो चुके होते हो। नेपोलियन का माइंड अब उसी इल्यूजन में फंस चुका था। वो सोचता था कि उसके एम्पायर में सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है,
पर उसके एडवाइजर्स, उसके डर और उसके खुद के ऑब्सेशन ने उसे पपेट बना दिया था। वो अपने ही कंट्रोल सिस्टम का प्रिजनर बन गया था। वो वही सुनता जो उसे सुनना पसंद था। कोई सच बोलता तो उसे हटा देता। यह वही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कहते हैं कंट्रोल पैराडॉक्स, जहां जितना तुम कंट्रोल करना चाहते हो उतना ही कंट्रोल तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। नेपोलियन की गिरावट किसी युद्ध से नहीं आई, वो उसके अपने इल्यूजन से आई। एक द एम्पायर ऑफ फियर। नेपोलियन का एम्पायर हथियारों से नहीं, भय से चलता था। हर अधिकारी जानता था कि गलती की सजा मौत है। हर सैनिक जानता था कि रिट्रीट करने का मतलब डिसग्रेस है। इस कांस्टेंट फियर ने डिसिप्लिन तो दिया, पर क्रिएटिविटी खत्म कर दी। लोग उससे डरते थे, पर कोई वास्तव में उसे समझ नहीं पाता था। यह वही मोमेंट था जहां उसका एम्पायर मशीन बन गया, एफिशिएंट लेकिन भावनाहीन, पावरफुल लेकिन हॉलो। नेपोलियन अब अकेला था, अपने ही कंट्रोल के साम्राज्य में कैदी। 9. द कोलैप्स ऑफ कंट्रोल। जब कोई व्यक्ति सब कुछ पकड़ना चाहता है तो एक दिन सब कुछ उससे फिसल जाता है। रशिया का कैंपेन यही रियलिटी चेक था। वो सोचता था कि वो प्रकृति, मौसम, हंगर सब पर कंट्रोल रखता है, पर नेचर ने उसे उसकी जगह दिखा दी। उसकी सेना जमी मरी बिखरी, और पहली बार नेपोलियन को एहसास हुआ कि जो आदमी सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वो आखिर में किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रखता। यह साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। पावर की एडिक्शन, कंट्रोल की इल्यूजन और रियलिटी की कोल्ड स्लैप। देन द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कंट्रोल की क्रेविंग इंसान की सबसे रिफाइंड इनसिक्योरिटी है। जो व्यक्ति अपनी असुरक्षा को स्वीकार नहीं करता वो उसे कंट्रोल में बदल देता है, और फिर वो कंट्रोल धीरे धीरे उसके मन को कंज्यूम कर लेता है। नेपोलियन ने दुनिया को रूल किया, पर खुद पर नहीं। वो अपने सोल्जर्स, मिनिस्टर्स और डेस्टिनी को मैनिपुलेट करता रहा, पर अपनी भय, अपनी कमजोरी, अपने अंदर के केओस को कभी नहीं। और यही डार्क साइकोलॉजी की सच्चाई है। जो व्यक्ति दूसरों पर कंट्रोल चाहता है वो सबसे पहले खुद का गुलाम बन जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर को शेप किया, पर अंत में पावर ने उसे निगल लिया। द माकियावेलियन कोड। वन द मास्क ऑफ मोरालिटी। हर महान व्यक्ति के पीछे दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो सिर्फ वो खुद जानता है। नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर भी वही दो चेहरे थे। बाहर से वो राष्ट्रीय नायक था, पर भीतर से वो एक मैकियावेलियन स्ट्रेटेजिस्ट था जो लोगों की भावनाओं को वेपन की तरह इस्तेमाल करता था। वो अपने हर कदम को नैतिकता के पर्दे में ढक देता था। उसका हर युद्ध सभ्यता की रक्षा के नाम पर होता था, पर असल में वो सिर्फ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ाने का तरीका था। वो जानता था कि भीड़ सच्चाई नहीं चाहती, उसे कहानी चाहिए, और नेपोलियन कहानियों का कलाकार था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मॉरल कैमोफ्लाज टेक्निक, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थी उद्देश्यों को महान आदर्शों में लपेट देता है ताकि कोई उसकी असली मंशा को पहचान न सके। 2. द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। नेपोलियन को पता था कि लोगों को जीतने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं, उनके दिमाग की जरूरत है। वो जानता था कि मनुष्य तीन चीजों से संचालित होता है, फियर, डिजायर एंड बिलीफ। तो उसने इन्हें अपना हथियार बना लिया। फियर से वो अनुशासन बनाता था, डिजायर से वो वफादारी खरीदता था, बिलीफ से वो अपनी पूजा करवाता था। वो लोगों को वही दिखाता जो वो देखना चाहते थे, कभी नायक, कभी उद्धारक, कभी पिता। पर असल में वो एक इल्यूजन था, एक मास्टर मैनिपुलेटर जो भीड़ की साइकोलॉजी को अपनी उंगलियों पर नचाता था। माकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। नेपोलियन ने इस विचार को अपने रक्त में बदल लिया था। 3. इमोशनल लेवरेज। द सटल ट्रैप। मैनिपुलेशन हमेशा धमकी से नहीं होती, कभी कभी वो देखभाल के रूप में आती है। नेपोलियन अपनी सेना से कहता, तुम मेरे परिवार हो। वो उन्हें सम्मान देता, लेकिन साथ में गिल्ट भी देता। अगर तुमने हार मानी तो मैं टूट जाऊंगा। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। सैनिक उसके लिए नहीं, अपने गिल्ट से बचने के लिए लड़ते थे। वो हर सोल्जर के माइंड में
एक मॉरल डेब्ट डाल देता था। यह वही इनविजिबल चेन थी जिससे वो हजारों लोगों को एक साथ कंट्रोल करता था। इमोशन उसके लिए वेपन था और कंपैशन उसका डिस्गाइज। फॉर डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड डोमिनेट, नेपोलियन मैकियावेलियन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली जीता था। डिवाइड एंड रूल, वो कभी किसी को ज्यादा ताकतवर नहीं होने देता था। वो अपने जनरलों को एक दूसरे से compete करवाता था ताकि लॉयल्टी हमेशा नीचे से ऊपर बहे, साइडवेज नहीं। वो अलायंसेस बनाता और तोड़ता, एक सर्जन की तरह। कभी किसी देश को दोस्त कहता तो कुछ महीनों बाद उसी को नष्ट कर देता, क्योंकि मैकियावेलियन माइंड में लॉयल्टी एक टेम्परेरी डील होती है जो तब तक रहती है जब तक यूटिलिटी रहती है। नेपोलियन के लिए कोई स्थायी दोस्त नहीं था, सिर्फ स्थायी उद्देश्य, पावर। 5, द साइंस ऑफ परसेप्शन। नेपोलियन को अच्छी तरह पता था रियलिटी डजंट मैटर, परसेप्शन डज। वो बैटलफील्ड में जितना लड़ता था उससे ज्यादा वो लोगों के परसेप्शन से लड़ता था। वो हर विजय को एग्जैजरेट करता, हर हार को रिफ्रेम करता, हर स्पीच को केयरफुली कंस्ट्रक्ट करता ताकि भीड़ उसे अजेय माने। उसके चित्र, उसकी मुद्रा, उसके पत्र, सब उसके मनोवैज्ञानिक आर्मर का हिस्सा थे। वो जानता था कि भीड़ को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें वो व्यक्ति चाहिए जो उन्हें सुरक्षित झूठ दे सके। नेपोलियन वही झूठ बन गया, इतना बिलीवेबल कि लोग उसे मिथ समझने लगे। 6, द कैलकुलेटेड रूथलेसनेस। माकियावेली ने कहा था, क्रुएल्टी वेल यूज्ड इज मर्सी। नेपोलियन ने इस बात को अपने शासन का आधार बना लिया। वो क्रुएल्टी का इस्तेमाल केओस नहीं, ऑर्डर के लिए करता था। वो जानता था कि डर सिर्फ पनिशमेंट से नहीं आता, बल्कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आता है। इसलिए वो अपने निर्णयों में हमेशा एक फियर फैक्टर छोड़ देता था। वो कभी कभी छोटे अपराधों पर भी कठोर दंड देता ताकि बड़े अपराध खुद ब खुद रुक जाए। वो ये इल्यूजन पैदा करता कि वो सर्वज्ञ है, कि कोई उससे छिप नहीं सकता। यह साइकोलॉजिकल टेरर था, जहां लोग उसके आदेश से नहीं, उसकी संभावित क्रोध से डरते थे। 7, द यूज ऑफ लॉयल्टी एज करेंसी। नेपोलियन लॉयल्टी को पैसे की तरह खर्च करता था। वो जानता था कि वफादारी खरीदी जा सकती है अगर उसे सही रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिले। वो अपने सैनिकों को मेडल्स देता, टाइटल्स देता और पब्लिक प्रेज देता, लेकिन यह सब सिर्फ साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट था। वो हर प्रेज के पीछे एक कंडीशन रखता था, अब तुम मेरे हो। यह वही कंडीशनिंग टेक्निक थी जो आज भी कल्ट लीडर्स और पॉलिटिकल मास्टर्स इस्तेमाल करते हैं। रिवॉर्ड, गिल्ट, डिपेंडेंस। नेपोलियन ने लॉयल्टी को ट्रांजैक्शन में बदल दिया था, और यही उसे मानव इतिहास का सबसे रिफाइंड मैनिपुलेटर बनाता है। 8, रैशनलाइजिंग डिसेप्शन। नेपोलियन अपने झूठ को झूठ नहीं मानता था, वो उसे स्ट्रैटेजी कहता था। वो मानता था कि मॉरल ट्रूथ सिर्फ आम लोगों के लिए होती है और महान व्यक्ति को नैतिकता से ऊपर उठकर काम करना पड़ता है। यह वही डेंजरस लॉजिक थी जिसने उसे खुद को एक्सेप्शनल समझने पर मजबूर किया। वो सोचता था, मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मेरे लक्ष्य महान है। यह वही मैकियावेलियन सेल्फ जस्टिफिकेशन बायस थी, जहां व्यक्ति अपने हर अनएथिकल एक्ट को नेसेसिटी का नाम देकर सही ठहराता है। नेपोलियन अपनी हर क्रूरता को सिविलाइजेशन की रक्षा कहता था, हर छल को पॉलिटिकल नेसेसिटी और हर हत्या को संदेश। 9, द एम्पायर ऑफ मास्क। नेपोलियन के दरबार में हर चेहरा एक मुखौटा था। वो खुद सबसे बड़ा मास्ड प्लेयर था। वो अपने एडवाइजर से अलग अलग बातें करता ताकि हर कोई ये सोचे कि वो ट्रस्टेड वन है। फिर वो उन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन से ट्रूथ निकालता। वो अपने निकटतम लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट बनाता ताकि कोई उससे अलग न हो सके। उसका हर रिश्ता एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, देखना कि कौन किस बिंदु पर टूटेगा। नेपोलियन का एम्पायर असल में ट्रस्ट पर नहीं, म्यूचुअल फियर पर टिका था। हर व्यक्ति जानता था कि एक गलती और वो खत्म। यह वही इनविजिबल वेब था जिसमें हर कोई फंसा था, पर किसी को निकलने की हिम्मत नहीं थी। 10, द फॉल ऑफ द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी विडंबना यह है, जो दूसरों को पपेट्स बनाता है वो खुद अपने ही इल्यूजन्स का पपरेट बन जाता है। नेपोलियन को लगता था कि वो हर इंसान को पढ़ सकता है,
पर वो अपने ही एडवाइजर्स के झूठ नहीं पढ़ सका, क्योंकि जब लोग डर से झूठ बोलते हैं तो सच्चाई मर जाती है। उसका एम्पायर उसकी ही साइकोलॉजिकल मशीन में कोलैप्स हुआ। वो सोचता रहा कि लोग लॉयल हैं, पर वो सिर्फ उससे डरते थे, और डर कभी स्थायी नहीं होता। वो एक दिन किसी और से डरने लग जाता है। नेपोलियन ने दुनिया को मैनिपुलेट किया, पर अंत में रियलिटी ने उसे मैनिपुलेट कर दिया। वो सोचता था कि वो चालों का राजा है, पर असल में वो खुद अपनी चाल का कैदी था। 11 द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन की पूरी जीनियस एक ही डार्क प्रिंसिपल पर टिकी थी। सत्ता पाने के लिए सच्चाई नहीं, परसेप्शन चाहिए। उसने मोरालिटी को इल्यूजन बनाया और मैनिपुलेशन को आर्ट। वो जानता था कि जो भावनाओं को नियंत्रित कर ले वो दुनिया को झुका सकता है। पर डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक सच यही है, जब तुम दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करते हो तो धीरे धीरे अपनी खो देते हो। नेपोलियन ने पूरे यूरोप के दिमागों को जीत लिया, पर अपनी आत्मा से हार गया। वो चेस मास्टर था, पर आखिर में खुद ही बोर्ड बन गया, जिस पर उसके ही मूव्स ने उसे गिरा दिया। द मिरर ऑफ नार्सिसिज्म, ऑन द बर्थ ऑफ द नार्सिसिस्ट। नेपोलियन की नार्सिसिज्म अचानक नहीं आई। यह धीरे धीरे पली, रिजेक्शन के घावों, जीत के नशे और कंट्रोल के भ्रम से। वो हर जीत के बाद खुद को थोड़ा और डिवाइन महसूस करने लगा। हर बार जब कोई राष्ट्र उसके आगे झुकता तो उसे लगता, मैं कुछ अलग हूं, मैं चुना गया हूं। यह वही गॉड कॉम्प्लेक्स था जो उसे इंसान से विचार बना रहा था। वो मिरर में खुद को देखता और सोचता, हिस्ट्री विल रिमेंबर मी नॉट एज अ मैन बट एज अ फोर्स। यह कोई सामान्य आत्मविश्वास नहीं था, यह पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म थी, जहां व्यक्ति खुद को अपनी सीमाओं से ऊपर समझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ग्रैंडियोस सेल्फ डिल्यूजन, जहां ईगो इतना फैल जाता है कि वास्तविकता उसके भीतर समा नहीं पाती। नेपोलियन अब खुद के भीतर रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड में जी रहा था। वो सिर्फ अपनी वर्जन ऑफ ट्रूथ पर भरोसा करता था, बाकी सब उसके लिए इररिलेवेंट था। टू द मिरर इफेक्ट। नेपोलियन दूसरों के चेहरों में सिर्फ खुद का प्रतिबिंब देखता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे एडमायर करे, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब दूसरों के परसेप्शन पर निर्भर थी। वो हर दिन मिरर में नहीं, लोगों की नजरों में खुद को देखता था। वो अपलॉज से अपनी वर्थ मापता था। यह वही एक्सटर्नल वैलिडेशन लूप थी, जहां व्यक्ति खुद को तभी मूल्यवान मानता है जब कोई और कहे, तुम महान हो। उसका मिरर हमेशा किसी और के हाथ में था, और यही उसकी सबसे गहरी डिपेंडेंसी थी। उसका ईगो अब फ्रैजाइल हो चुका था, इतना बड़ा कि कोई उसे छू ना सके, पर इतना कमजोर कि जरा सी आलोचना उसे तोड़ देती थी। 3 द मिथ ऑफ इमोर्टैलिटी। नेपोलियन को यह विश्वास हो गया था कि वो सिर्फ आदमी नहीं, मिथ इन मेकिंग है। उसकी हर जीत अब युद्ध नहीं, हिस्ट्री राइटिंग का हिस्सा थी। वो अपने हर कैंपेन को नैरेटिव की तरह फ्रेम करता, ताकि लोग उसे डेस्टिनीज चोजन वॉरियर माने। वो जानता था कि इंसान मर जाते हैं, पर कहानियां अमर होती है, इसलिए वो खुद को कहानी बना रहा था। वो अपने चित्र बनवाता था, कभी घोड़े पर बिजली की तरह, कभी वुंडेड सोल्जर्स के बीच डिवाइन हीलर की तरह। यह सब सिंबलिज्म था, एक मैसेज कि मैं मानव नहीं, शक्ति हूं। यह वही मोमेंट था जहां नेपोलियन रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगा। वो अब वह नहीं रहा जो लड़ता था, वो बन गया जो दिखता दी था। 4 द नार्सिसिस्टिक हाई। हर भीड़, हर चीयर, हर सल्यूट उसके दिमाग में डोपामीन छोड़ती थी। वो इस वैलिडेशन का एडिक्ट बन चुका था। जब कोई उसकी तारीफ करता, वो मुस्कुराता नहीं था, वो एब्जॉर्ब करता था, मानो वो शब्द उसके अंदर खाली जगह भर रहे हो। यह वही नार्सिसिस्टिक हाई था, जहां हर प्रशंसा ईगो को मोमेंटरीली फीड करती है, लेकिन तुरंत बाद और क्रेविंग पैदा करती है। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे नोटिस करे। अगर कोई उसका विरोध करता, वो उसे मिटा देता, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए विरोध इंसल्ट नहीं, अपराध होता है। 5 द नीड फॉर वर्शिप। नेपोलियन के लिए एडमिरेशन काफी नहीं था, उसे वर्शिप चाहिए थी। वो चाहता था कि लोग उसकी नीतियों को नहीं,
उसके अस्तित्व को फॉलो करे। वो चाहता था कि उसकी उपस्थिति खुद में मीनिंग बन जाए। इसलिए उसने अपनी पब्लिक इमेज को एक कल्ट की तरह बनाया। उसकी तस्वीरें चर्चों में लगी, उसके नाम से जश्न मनाए गए और लोग उसे सेवियर ऑफ यूरोप कहने लगे। वो खुद को मैसाइया समझने लगा, पर इस वर्शिप ने उसे अंदर से हॉलो बना दिया, क्योंकि नार्सिसिज्म में लव नहीं होता, सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। जो लोग उसे प्यार करते, वो सिर्फ उसकी छवि से प्यार करते थे। नेपोलियन यह जानता था, और यह सच उसे और असुरक्षित बनाता गया। 6 द फ्रेजाइल एम्पायर ऑफ ईगो। हर एम्पायर की तरह ईगो का एम्पायर भी फ्रेजाइल होता है। नेपोलियन का भी था। उसके एडवाइजर्स अब सच्चाई नहीं बताते थे, क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रिया से डरते थे। हर स्पीच में सिर्फ प्रेज होती, हर मीटिंग में सिर्फ एग्रीमेंट। वो अपने ही इको चेंबर में फंस चुका था, जहां सिर्फ उसकी आवाज गूंजती थी और कोई नो कहने की हिम्मत नहीं करता था। यह वही साइकोलॉजिकल डेथ है, जहां व्यक्ति दुनिया का राजा बन जाता है, पर सच्चाई का गुलाम। 7 द डिल्यूजन ऑफ ऑमनीपोटेंस। नेपोलियन अब मानने लगा था कि वो सब कुछ कर सकता है। वो नेचर को भी मात दे सकता है। जब उसके जनरल्स ने रशिया की ठंड को लेकर चेताया, तो उसने हंसकर कहा, डेस्टिनी फॉलोज मी। यह वाक्य नहीं था, यह हेलुसिनेशन ऑफ पावर थी। वो अब खुद को नियति से बड़ा समझने लगा था। यह वही मानसिक अवस्था है जहां नार्सिसिज्म डिल्यूजन बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑमनीपोटेंट फैंटेसी सिंड्रोम। यह तब होता है जब व्यक्ति खुद को नेचुरल लॉ से ऊपर मानने लगता है, और वहीं से उसका विनाश शुरू होता है। नेपोलियन की वास्तविक हार युद्ध में नहीं, उसकी परसेप्शन ऑफ इनविंसिबिलिटी में थी। 8 द फॉल फ्रॉम द मिरर। जब नार्सिसिस्ट गिरता है, तो सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने इमेज को टूटते देखकर होता है। नेपोलियन के लिए रूस अभियान एक फिजिकल फेलियर नहीं था, वो साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन थी। वो मिरर पर जिसमें वो खुद को भगवान समझता था, अब टूट चुका था। अब वही लोग जो उसकी पूजा करते थे, उसे मैड एम्परर कहने लगे। वो पहली बार खुद को बाहरी आंखों से देख रहा था, और उसे जो दिखा वो उसे पसंद नहीं आया। उसका रिफ्लेक्शन अब महान नहीं रहा, वो सिर्फ एक आदमी था, थका हुआ, भ्रमित और खोखला। 9 द नार्सिसिस्ट्स लोनलीनेस। नेपोलियन के पास सब कुछ था, सत्ता, धन, सेना, इतिहास, पर उसके पास कोई नहीं था, क्योंकि नार्सिसिस्ट के पास कभी कोई नहीं होता। वो लोगों को उपयोग करता है, जुड़ता नहीं। वो हर रिश्ते को मिरर बनाता है, जो सिर्फ उसे दिखाए, न कि उसे समझे। एल्बा के द्वीप पर निर्वासन के दौरान वो अपने पुराने यूनिफॉर्म में बैठा दिन भर मिरर में देखता रहता था। वो अपनी पहचान को खोने से डरता था, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए पहचान ही जीवन है। वो कहता था, इफ आई एम नॉट सीन, आई डोंट एग्जिस्ट। ये वाक्य उसके अंदर के उस खालीपन को बयान करता है, जिसे सारी जीतें भी नहीं भर सकी। 10 द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन बोनापार्ट ने दुनिया को एक लेसन दिया कि ईगो तुम्हें ऊपर उठाता नहीं, वो तुम्हें ऊपर चढ़ाकर धक्का देता है। वो व्यक्ति जिसने इतिहास को शेप किया, वो अपने ही रिफ्लेक्शन में डूब गया। उसने पावर को मिरर बना लिया, और मिरर ने उसकी आत्मा को निगल लिया। डार्क साइकोलॉजी का सबसे कड़वा ट्रूथ यही है, नार्सिसिज्म कोई पर्सनैलिटी नहीं, एक स्लो सुइसाइड है। नेपोलियन ने दुनिया जीती, पर हर जीत के बाद वो अपने रिफ्लेक्शन में और गहराई तक खो गया। वो खुद को इतिहास बनाना चाहता था, पर इतिहास ने उसे एक चेतावनी बना दिया। वो साबित कर गया, जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, तो उसे याद नहीं रहता कि भगवान भी गिर सकते हैं। द वॉल ऑफ रूथलेसनेस। वन व्हेन एम्पैथी डाइज, एफिशिएंसी इज बॉर्न। नेपोलियन बोनापार्ट का मन शुरू से ही सर्वाइवल पर आधारित था, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि इमोशन उसके लिए रिस्क है। वो समझ चुका था, अगर पावर को स्थायी बनाना है, तो इमोशन को निकाल फेंको। यह वही बिंदु था जहां उसने अपने दिमाग को ठंडा और गणनात्मक बना लिया। वो लोगों की आंखों में देखकर भी महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसकी नजर अब आदमी नहीं देखती थी, वो यूटिलिटी देखती थी। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है
इमोशनल डिसोसिएशन, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं से डिस्कनेक्ट होकर प्योर रैशनल मोड में चला जाता है। नेपोलियन की कोल्डनेस एक रणनीति नहीं थी, वो एक इवॉल्व डिफेंस मैकेनिज्म था। 2. द बर्थ ऑफ कैलकुलेटेड क्रूअल्टी। नेपोलियन क्रूअल्टी को एंजॉय नहीं करता था, वो उसे यूज करता था। वो जानता था कि फियर एक सबसे शुद्ध ऊर्जा है, यह लॉयल्टी से तेज काम करती है। जब उसने 1804 में एंगियन के ड्यूक को बिना मुकदमे फांसी दी, तो यह कोई भावनात्मक निर्णय नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल मैसेज था। जो भी मुझे चुनौती देगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। यह घटना सिंबॉलिक थी। नेपोलियन लोगों को बताना चाहता था कि वो राजा नहीं, सिस्टम है। माकियावेली ने कहा था, इफ यू मस्ट बी क्रूल क्विकली। नेपोलियन ने इस सिद्धांत को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। 3. द लॉजिक ऑफ फियर। फियर नेपोलियन का सबसे रिफाइंड वेपन था। वो जानता था कि इंसान विश्वास से नहीं, डर से प्रिडिक्टेबल बनता है। वो अपने मिनिस्टर्स को लगातार एंग्जाइटी में रखता था, कभी बिना कारण गुस्सा दिखा देता, कभी महीनों चुप रहता। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को साइकोलॉजिकल टूल बनाता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब क्या होगा, तो वो पूरी तरह सरेंडर कर देता है। ये वही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थी जो मॉडर्न कल्ट लीडर्स और डिक्टेटर्स बाद में इस्तेमाल करने लगे। नेपोलियन इसका पायनियर था। फॉर कंपैशन एज अ थ्रेट। नेपोलियन के लिए करुणा एक खतरा थी, क्योंकि करुणा सवाल उठाती है और सवाल पावर के लिए पॉइजन है। वो कहता था, अ लीडर हु फील्स टू मच लीड्स टू लिटिल। इसलिए उसने अपने भीतर की हर भावनात्मक आवाज को दबा दिया। जब उसकी सेना रूस की बर्फ में मर रही थी, वो आंसू नहीं बहा रहा था, वो नए स्ट्रैटेजिक रूट्स का मैप बना रहा था। लोग इसे हार्टलेसनेस कहते हैं, पर साइकोलॉजी इसे एक्सट्रीम कॉग्निटिव कंट्रोल कहती है। वो अपने पेन को उपयोग में लाना जानता था, वो दुख को भी एफिशिएंसी में बदल देता था। 5. द डिह्यूमनाइजेशन मैकेनिज्म। नेपोलियन का माइंड अब बाइनरी सोच पर चल रहा था, यूजफुल या यूजलेस। उसके लिए सोल्जर्स सन्स नहीं, बल्कि एसेट्स थे। उसने अपने लेटर्स में लिखा, वन नाइट ऑफ पेरिस विल रिप्लेस 30,000 मैन। यह कोल्ड सेंटेंस बताता है कि उसका दिमाग अब ह्यूमन कॉस्ट को कैलकुलेशन में गिनता था। वो कहता था, अगर 1 लाख लोग मरकर एम्पायर बनेगा, तो यह सैक्रिफाइस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। यही सोच हर डिक्टेटर की फाउंडेशन बनती है, जहां इंसान नंबर बन जाता है। नेपोलियन इस थिंकिंग का ओरिजिनल प्रोटोटाइप था, 6 सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी। लेकिन आयरनी यह थी, नेपोलियन पूरी तरह इमोशनलेस नहीं था। वो अपनी मानवता को भी चुनिंदा जगह पर इस्तेमाल करता था। वो अपने सोल्जर्स के बीच चलता, उनसे हाथ मिलाता, उनके बच्चों के नाम याद रखता। यह सब रियल नहीं, कैलकुलेटेड था। वो जानता था कि कंट्रोल्ड कंपैशन पावर को पॉलिश करती है। वो लीडर जो डराता भी है और कभी कभी छूता भी है, वो गॉड लाइक ऑरा बना लेता है। यह वही ड्यूअल साइकोलॉजी थी, जहां एक ही आदमी एक पल एंजेलिक कमांडर लगता था और अगले पल रूथलेस गॉड ऑफ वॉर। 7. इमोशनल इंटेलिजेंस विदाउट इमोशन। नेपोलियन की ब्रिलियंस यह थी कि उसने इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशन के बिना इस्तेमाल किया। वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ता था, पर खुद उनसे अछूता रहता था। वो लोगों की कमजोरियों को नोट करता, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को एनालाइज करता और फिर वही पैटर्न्स उनके खिलाफ यूज करता। वो एम्पैथी को वेपन बना चुका था। उसने दूसरों के दर्द को महसूस नहीं किया, पर समझा इतना कि उसे कंट्रोल कर सके। ये वही डार्क स्किल है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा जाता है कॉग्निटिव एम्पैथी विदाउट सिंपैथी, यानी फील मत करो, बस समझो और इस्तेमाल करो। 8. द कोल्ड हार्ट ऑफ पावर। नेपोलियन की कोल्डनेस इतनी फेमस थी कि उसके ऑफिसर्स उसे द आइस एम्परर कहते थे। वो बैटलफील्ड में घायलों के बीच से ऐसे गुजरता जैसे वो किसी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देख रहा हो, पर यह सिर्फ दिखावा नहीं था, यह सर्वाइवल था। क्योंकि अगर वो रुक जाता, अगर उसने एक पल के लिए भी एम्पैथी दिखाई, तो उसकी पूरी साइकोलॉजिकल आर्मर टूट जाती। वो अपने अंदर के कंपैशन को इसलिए दबाता था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो महसूस करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। यह वो मेंटल वॉल थी जिसे उसने खुद बनाया था, और हर ईंट किसी भावनात्मक अनुभव से बनी थी
जिसे उसने मारा था। 9. द कोलैप्स ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन हर दीवार की तरह यह वॉल भी अंदर से हॉलो थी। नेपोलियन जैसे जैसे रूथलेस होता गया, वैसे वैसे उसके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस मरती गई। वो खुद को अब महसूस नहीं कर सकता था। उसके लिए जीत का कोई थ्रिल नहीं बचा था, बस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो खुद कहता था, आई डोंट फील जॉय, आई फील नेसेसिटी। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो मैकेनिज्म बन गया था। और मैकेनिज्म में ना गिल्ट होता है, ना रिमॉर्स। पर हर कोल्ड माइंड अंत में अपनी ही खालीपन से जलता है, क्योंकि जब भावनाएं मर जाती हैं तो जीवन भी अर्थ खो देता है। नेपोलियन अपने ही बनाए वैक्यूम में फंस गया था, जहां पावर थी पर पीस नहीं। 10. द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन बोनापार्ट की कोल्डनेस कोई क्रुएल्टी नहीं थी, वो इनसिक्योरिटी का डिफेंस था। वो इतना कुछ महसूस कर चुका था कि अब वो महसूस करने से डरता था। उसकी निर्दयता उसकी सेंसिटिविटी की राख थी। उसने कंपैशन को इसलिए मारा क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच है। जब इंसान खुद को बचाने के लिए अपनी भावनाओं को बंद कर देता है, वो दूसरों को नहीं, खुद को मारता है। नेपोलियन ने सबको जीत लिया, पर अपनी मानवता खो दी। वो राजा नहीं, एक जीवित प्रतीक बन गया कि पावर जब दर्द से भागती है तो वो राक्षस बन जाती है। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट की मानसिक गहराइयों में उतरते हैं, जहां शक्ति अब कंट्रोल नहीं रही, वो भय बन चुकी थी। जहां राजा को अब सिर्फ एक डर सताता है कि हर व्यक्ति उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। यह वही मानसिक अवस्था है जहां शक्ति धीरे धीरे पैरानोया में बदल जाती है और राजा धीरे धीरे खुद अपनी ही छाया से डरने लगता है। यह अध्याय है द पैरानोया ऑफ पावर। वन पावर ऑलवेज कम्स विद अ शैडो। शक्ति के साथ हमेशा एक छाया चलती है और उस छाया का नाम है फियर। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब शक्ति की छोटी छुई तो उसके मन में एक नया भाव जन्मा। अब मुझे सिर्फ जीतना नहीं है, खुद को बचाना भी है। यानी अब लड़ाई बाहर नहीं रही, अब लड़ाई उसके भीतर शुरू हो चुकी थी। उसका डर अब युद्ध नहीं था, उसका डर था कहीं मेरा ताज मुझसे छिन न जाए। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है पावर पैरानोया, जहां व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी शक्ति हर पल खतरे में है। यह पैरानोया धीरे धीरे व्यक्ति की क्लैरिटी को निगल लेता है और उसे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। नेपोलियन की कहानी इस सिंड्रोम का सबसे सटीक उदाहरण है। 2. द फियर ऑफ बिट्रेयल। नेपोलियन के लिए ट्रस्ट अब सिर्फ शब्द रह गया था। उसके एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, जनरल्स सब उसकी आंखों में शक के पात्र थे। वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि वो जानता था जिसे मैंने ऊपर उठाया है वही मुझे गिरा सकता है। वो हर बातचीत, हर पत्र, हर सलाह के पीछे कॉन्स्पिरेसी सूंघता था। उसका मन अब एक एंडलेस चेसबोर्ड बन चुका था, जहां हर प्यादा उसे धोखा देने के इंतजार में लगता था। वो दिन में कमांड देता था, रात में डरता था कि कौन उसे पीछे से वार करेगा। यह वही मानसिक स्थिति थी जहां पावर इनसिक्योरिटी में बदल जाती है और इनसिक्योरिटी से जन्म लेती है पैरानोया। 3. द माइंड दैट सीज एनिमीज एवरीवेयर। नेपोलियन अब सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं डरता था, वो अपने साथियों से भी डरने लगा था। वो जानता था कि जिन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, वे भी अब सत्ता के लिए भूखे हैं। उसका हर जनरल, हर मंत्री अब उसके लिए पोटेंशियल ट्रेटर था। वो हर कमरे में निगरानी करवाता, हर शहर में इन्फॉर्मर्स रखता, हर व्यक्ति की लॉयल्टी को गुप्त रूप से टेस्ट करवाता। पर जब कोई व्यक्ति हर तरफ दुश्मन देखने लगता है, तो एक समय बाद वो खुद अपने ही खिलाफ युद्ध लड़ने लगता है। नेपोलियन अब खुद का ही शिकार बन चुका था, अपने ही बनाए डर का। 4. द आइसोलेशन चेंबर। पैरानोया की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो व्यक्ति को अकेला कर देती है। नेपोलियन का भी यही हाल हुआ। उसके चारों ओर अब सन्नाटा था। लोग उससे मिलते तो झुकते जरूर थे, पर भीतर से डरते थे। कोई सच्चाई नहीं कहता था, क्योंकि सच्चाई सुनकर वो फट पड़ता था। कोई ईमानदार राय नहीं देता था, क्योंकि राय देना विरोध समझा जाता था। धीरे धीरे उसने खुद के चारों ओर एक इनविजिबल वॉल बना ली,
उसके भीतर सिर्फ वही आवाज पहुंचती जो वो सुनना चाहता था, और यही दीवार अंततः उसके पतन का कारण बनी। 5. द इनर वॉइस ऑफ डाउट। नेपोलियन को अब बाहर के दुश्मनों से ज्यादा डर अपने अंदर की आवाज से लगने लगा था। वो जब रात को अकेला होता तो उसके भीतर एक धीमी आवाज उठती, क्या मैं अब भी वही हूं जो पहले था? वो अपने पास सेल्फ से डरने लगा था। वो जानता था कि वो बदल चुका है। वो अब वो सैनिक नहीं रहा जो आदर्शों के लिए लड़ता था। वो अब सत्ता के भय के लिए जीता था। यह वही साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था जहां व्यक्ति अपने ही रिफ्लेक्शन से सवाल पूछता है और जवाब में सिर्फ डर पाता है। नेपोलियन खुद कहता था, आई एम हॉन्टेड बाय द शैडो ऑफ माई ओन ग्रेटनेस। 6. द फियर ऑफ लूजिंग इमेज। नेपोलियन को सबसे ज्यादा डर था अपनी छवि के मर जाने का। उसके लिए डिफीट का मतलब सिर्फ हार नहीं था, वो विलुप्ति थी। वो मिरर में खुद को देखता और सोचता, क्या लोग अब भी मुझसे डरते हैं? यह सवाल उसकी मानसिक स्थिरता तोड़ने के लिए काफी था। वो अब बैटलफील्ड में नहीं, अपनी छवि के अंदर लड़ रहा था। उसका दुश्मन अब कोई सेना नहीं थी, वो उसकी परसेप्शन थी। नेपोलियन की आइडेंटिटी अब भय से बनी थी, और यही भय उसे अंदर से सड़ा रहा था। 7. द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। हर पैरानॉइड व्यक्ति कंट्रोल से अपने डर को मैनेज करने की कोशिश करता है। नेपोलियन ने भी यही किया। वो और ज्यादा सर्वेलेंस लाने लगा, और ज्यादा दंड देने लगा, और ज्यादा अथॉरिटी केंद्रीकृत करने लगा। वो सोचता था, अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। पर असल में यही कंट्रोल उसे और अंधा बना रहा था। वो अपने एडवाइजर्स की जेन्युइन चेतावनियां नहीं सुनता था। वो सिर्फ वही सुनना चाहता था जो उसकी एंजाइटी को सूद करे। ये वही कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस थी जो हर डिक्टेटर को अंततः अंततः गिराती है, क्योंकि वो अब सच्चाई नहीं सुन सकता। 8. द वॉर इनसाइड द माइंड। नेपोलियन का असली युद्ध अब अपने ही दिमाग के भीतर चल रहा था। वो बाहर दुश्मन को देखता, पर भीतर उसे ट्रस्ट की लाशें दिखती। वो हर व्यक्ति की नीयत पर शक करता, यहां तक कि अपनी पत्नी और भाई तक पर। उसके लिए अब रिलेशनशिप शब्द का अर्थ बदल गया था। हर रिश्ता ट्रांजैक्शन बन गया था। वो हर स्थिति को अटैक और डिफेंड के लॉजिक से देखता था। अब कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं बचा था। यह वही साइकोलॉजिकल कोलैप्स है जहां पैरानॉइड माइंड हर इमोशन को थ्रेट मानने लगता है, और जब इमोशन थ्रेट बन जाए तो इंसान धीरे धीरे अपने ही दिल को बंद कर देता है। 9. When fear becomes destiny। नेपोलियन ने अपने पूरे जीवन में जो भी कंट्रोल किया वो अपने डर के कारण किया। वो अपनी असुरक्षा से भाग रहा था, और भागते भागते वो उसी का प्रतीक बन गया। वो कहता था, "ए men are ruled by toys"। पर अंत में वही खिलौना, पावर, उसके हाथों से फिसल गया। वो उस चीज से डरता था जिसे उसने खुद बनाया था, सत्ता का साम्राज्य। उसका हर निर्णय अब डिफेंसिव था। वो जीतने नहीं, बचने के लिए जी रहा था। और यही डार्क साइकोलॉजी का अंतिम ट्रूथ है। जब पावर डर से चलने लगे तो उसका पतन तय है। 10. द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ एक राजा के पतन की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की मानसिक मृत्यु की कहानी है। उसने दुनिया जीती, पर फिर दुनिया से डरने लगा। वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, फिर उन्हें खोने से डरने लगा। वो शक्ति चाहता था, फिर उसी शक्ति से भयभीत हो गया। पैरानोया उसकी आखिरी लड़ाई थी, और वो लड़ाई उसने खुद से हारी। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, जब शक्ति मनुष्य के भीतर भय बन जाती है तो वो उसे बाहर नहीं, अंदर से खत्म करती है। नेपोलियन की आंखों में आखिरी समय तक वही भाव था, मैं हार नहीं रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। और यह वही गिरावट थी जो किसी तलवार से नहीं, बल्कि उसके खुद के मन से आई थी। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट की मानसिकता के सबसे धोखेबाज हिस्से में उतरने जा रहे हैं। वो हिस्सा जो बाहर से आकर्षण लगता है, पर अंदर से एक गहरी, सावधानीपूर्वक बुनी हुई इल्यूजन होती है। वो हिस्सा जहां इंसान चरिज्मा का इस्तेमाल ट्रूथ नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए करता है। यह अध्याय है द चरिज्मा इल्यूजन, वन द बर्थ ऑफ चरिज्मा। नेपोलियन बोनापार्ट का करिश्मा जन्मजात नहीं था,
वो एक वेपन था जो उसने अपमान और अकेलेपन की आग में गढ़ा था। उसने जल्दी समझ लिया था कि इंसान तर्क से नहीं, आभा से आकर्षित होता है। लोग सच्चाई से नहीं, विश्वास से बनते हैं। इसलिए उसने अपने व्यक्तित्व को एक परफॉर्मेंस में बदल दिया। हर जेस्चर, हर शब्द, हर पॉज कैलकुलेटेड। वो अपनी उपस्थिति को इस तरह डिजाइन करता था कि लोग उसे महसूस करें, भले ही वो उसे समझ ना पाए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कैरिज्मेटिक हिप्नोसिस, यानी व्यक्ति की एनर्जी इतनी डोमिनेंट होती है कि सामने वाला उसकी रैशनल थिंकिंग खो देता है। नेपोलियन यह साइंस इंस्टिंक्टिवली जानता था। 2. द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेजेंस। नेपोलियन कमरे में घुसते ही हवा बदल जाती थी। लोग कहते वो छोटा है, पर जब वो बोलता है तो उसकी ऊंचाई महसूस होती है। वो अपनी फिजिकल कमजोरियों को साइकोलॉजिकल प्रेजेंस से मिटाता था। वो जानता था कि लोगों को कॉन्फिडेंस से ज्यादा सर्टेनिटी चाहिए, इसलिए वो हमेशा अपने शब्दों में पॉज नहीं छोड़ता था, क्योंकि साइलेंस डाउट को जन्म देता है। उसकी पोस्चर स्थिर होती, आंखें सीधी और तीव्र, आवाज लो पिच्ड लेकिन फर्म। यह सब डेलिबरेट था। नेपोलियन के लिए चरिज्मा कोई नेचुरल ऑरा नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल टेक्निक थी। 3. द इल्यूजन ऑफ इंटीमेसी। नेपोलियन हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाता था कि वो उसके लिए स्पेशल है। वो अपने सैनिकों से हाथ मिलाता, उनके नाम याद रखता और एक सटल लाइन बोलता, मैं तुम्हें देखता हूं। यह वाक्य एक साइकोलॉजिकल बॉम्ब था, क्योंकि हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, और जब शक्ति वैलिडेशन देती है तो लॉयल्टी जन्म लेती है। वो भीड़ में खड़ा होकर एक एक सोल्जर को देखता, उनकी नजरें उससे मिलती और वो मुस्कुरा देता। वो हर किसी को चोजन फील कराता था। ये वही इल्यूजन ऑफ इंटीमेसी थी जो बाद में कल्ट लीडर्स ने इस्तेमाल की। लोग सोचते थे कि वो उनसे जुड़ा है, पर असल में वो उनके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा था। 4. द सेडक्टिव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। चरिज्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि कॉन्फिडेंस दिखाओ चाहे अंदर डर हो। नेपोलियन इसे परफेक्टली निभाता था। जब भी स्थिति उसके खिलाफ होती, वो शांत चेहरा रखता था। वो कभी पैनिक नहीं दिखाता था, क्योंकि वो जानता था कि अनसर्टेनिटी लीडर को नंगा कर देती है। उसकी यह काम कॉन्फिडेंस लोगों के भीतर एक हिप्नोटिक ट्रस्ट पैदा करती थी। सैनिक सोचते, अगर वो नहीं डर रहा तो खतरा असली नहीं हो सकता। यह वही इल्यूजन था जो बैटल्स जीतती थी, कभी कभी बिना तलवार उठाए। 5. चरिज्मा एज अ वेपन। नेपोलियन अपने करिश्मे का उपयोग उसी फिनेस से करता था जिस फिनेस से कोई सर्जन चाकू चलाता है। वो जानता था कि लोगों को इंस्पायर करना पर्याप्त नहीं, उन्हें डिपेंड बनाना जरूरी है। वो अपने आसपास ऐसे लोग रखता जो उसके बिना निर्णय न ले सकें। वो उनकी सोच की सीमाएं तय करता, उनके निर्णयों की मॉरल बाउंड्री सेट करता। वो कहता, ठीक हो, तुम मेरे हाथ नहीं, मेरे विस्तार हो। यह वाक्य सुनकर उसके फॉलोअर उसे सिर्फ ओबे नहीं करते, वो खुद को उसका हिस्सा मानने लगते। यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जब व्यक्ति अपना अस्तित्व खोकर किसी और का प्रोजेक्शन बन जाता है। 6. द मिरर गेम। नेपोलियन का चार्म मिरर की तरह काम करता था। वो सामने वाले को वही दिखाता जो वो देखना चाहता था। अगर कोई सैनिक शक्ति चाहता था, वो उसमें करेज देखता। अगर कोई मंत्री महत्वाकांक्षी था, वो उसमें लीडरशिप देखता। वो लोगों के ईगो को पॉलिश करता और फिर उसी ईगो के जरिए उन्हें कंट्रोल करता। ये वही मिरर एम्पैथी है, जहां व्यक्ति भावनाएं सिमुलेट करता है ताकि दूसरों के अंदर के पैटर्न को मैनिपुलेट किया जा सके। नेपोलियन एम्पैथी का एक्टर था। वो महसूस नहीं करता था, वो महसूस करने का अभिनय करता था। 7. द ऑरा ऑफ मिथ। नेपोलियन जानता था कि चरिज्मा सीमित होता है, पर मिथ अमर होता है। इसलिए उसने अपने चरिज्मा को मिथ में बदलने की शुरुआत की। उसने अपनी इमेजेस बनवाई, घोड़े पर बिजली की तरह, या घायलों को छूते हुए हीलर एम्परर के रूप में। यह सब प्रोपेगेंडा नहीं था, यह साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर था। वो चाहता था कि जब लोग उसका नाम सुने तो उनके दिमाग में एक इमेज उठे, नेपोलियन ए पावर इज डेस्टिनी,
ये वो स्टेज थी जहां चरिज्मा अब रिलीजन बन चुका था। 8. द डेंजर ऑफ हिज ओन इल्यूजन। हर मैनिपुलेटर एक दिन अपनी ही ट्रिक में फंसता है। नेपोलियन भी फंसा। वो लोगों पर इतना असर डालने लगा कि एक दिन उसने खुद को असर से परे मान लिया। वो मानने लगा कि अगर वो क्राउड को हिला सकता है तो फेट को भी मोड़ सकता है। वो सोचने लगा कि चरिज्मा डेस्टिनी से बड़ा है। लेकिन चरिज्मा रियलिटी को नहीं बदलता, वो बस परसेप्शन को हिप्नोटाइज करता है। रियलिटी ने रूस की बर्फ में उसे उसकी सीमाएं दिखा दी। उसका चार्म सेना को बचा नहीं सका। वो खुद अपने ही इल्यूजन का शिकार बन गया। 9. द साइकोलॉजी ऑफ फेडिंग पावर। चरिज्मा स्थायी नहीं होता, वो एक परफॉर्मेंस है, और हर परफॉर्मेंस की तरह एक दिन थक जाती है। नेपोलियन की आंखों में जो आग थी वो अब हॉलो हो गई थी। लोग अब उसके शब्दों में प्रेरणा नहीं, थकान महसूस करने लगे। उसकी एनर्जी जिसने हजारों को जगा दिया था अब धीरे धीरे बुझ रही थी। वो अब भी बोलता था, पर उसके शब्दों में कन्विक्शन नहीं था, सिर्फ सिर्फ हैबिट थी। और यही नार्सिसिस्टिक कोलैप्स का पहला सिम्टम होता है। जब नेता बोलता तो है पर खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं रखता। 10. द फाइनल ट्रूथ बिहाइंड चेरिज्मा। नेपोलियन की चेरिज्मा कोई गिफ्ट नहीं थी, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म थी। वो दुनिया के रिजेक्शन को छिपाने का तरीका था, अपनी असुरक्षा को ताकत में डिस्गाइज करने की कला। चेरिज्मा उसकी ढाल थी जिसने उसे बचाया, और धीरे धीरे वही उसे मार गई। क्योंकि जब दुनिया उस इल्यूजन को समझ गई तो उसका साम्राज्य भी गिर गया। और नेपोलियन जो कभी भीड़ को हिप्नोटाइज करता था अब भीड़ की आवाज से डरने लगा। 11. द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन ने साबित किया चरिस्मा सच नहीं होता, वो एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन होता है। वो तुम्हें कंट्रोल देता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। चरिज्मा वो नकाब है जिसके पीछे इनसिक्योरिटी हंस रही होती है। वो लोगों को बांधता है लेकिन तुम्हें धीरे धीरे हॉलो कर देता है। नेपोलियन के करिश्मे ने लोगों को उसका फॉलोअर बनाया, पर अंत में उसी चरिज्मा ने उसे खुद से काट दिया। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का नियम साफ है, जब तुम दूसरों के दिमाग को हिप्नोटाइज करते हो एक दिन तुम खुद अपने ही इल्यूजन में फंस जाते हो। नेपोलियन वही हुआ, एक ऐसा आदमी जो लोगों के दिलों में भगवान बन गया लेकिन अपने भीतर एक टूटी हुई छवि से डरता रहा। अब हम नेपोलियन के मन की उस अंतिम गहराई में उतरते हैं जहां पावर का शोर खत्म हो चुका है, भीड़ गायब है, सैनिक मर चुके हैं, और सिंहासन अब सिर्फ एक खाली कुर्सी रह गया है। यह वो जगह है जहां दुनिया का सबसे महान विजेता अपने ही मन में कैद हो चुका है, जहां महानता अब गौरव नहीं बल्कि एकांत की सजा बन चुकी है। यह अध्याय है द आइसोलेशन ऑफ ग्रेटनेस, वन द साइलेंस आफ्टर द अप्लॉज। हर महान व्यक्ति की जिंदगी में एक पल आता है जब भीड़ का शोर थम जाता है, जब सारी सलामी, जयकार और ताज की चमक पीछे छूट जाती है और सामने सिर्फ खालीपन रह जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट उस पल तक पहुंचा था, वो जिसने पूरे यूरोप को झुकाया, जिसके नाम से सेनाएं कांपती थीं। अब उसी आदमी के चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वो जो भीड़ को कंट्रोल करता था अब खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यही आइसोलेशन ऑफ ग्रेटनेस की शुरुआत होती है, जहां आदमी जितना ऊंचा जाता है उतना ही अकेला हो जाता है। 2. द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ हाइट। साइकोलॉजी कहती है जितनी ऊंचाई पर आदमी जाता है उतनी हवा पतली होती है। नेपोलियन की जिंदगी भी इसका जीवित उदाहरण थी। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ ऊपर कोई नहीं है जिससे बात की जा सके, नीचे सब डरते हैं और बराबर का कोई बचा ही नहीं। वो अब लीडर नहीं रहा, वो सिंबल बन चुका था, और सिंबल से कोई बातचीत नहीं करता। वो हर दिन पावर के बीच रहकर भी खुद से दूर होता जा रहा था। उसके हर आदेश के पीछे एक सवाल था, क्या ये मेरी इच्छा है या बस आदत। 3. द इमोशनल वैक्यूम। नेपोलियन के भीतर अब इमोशनल नमनेस आ चुकी थी। उसे न जीत की खुशी होती थी न हार का दुख। वो मैकेनिकल हो चुका था। वो हर चीज को स्ट्रैटेजी में देखता, हर व्यक्ति को फंक्शन में। इमोशन अब उसके लिए एक लायबिलिटी बन चुकी थी। एल्बा के द्वीप पर जब उसे एक्साइल भेजा गया
वो बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर वो टूट चुका था। वो कहता था, आई कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बट आई कुड नेवर कॉन्कर माई सेल्फ। यह वाक्य नेपोलियन की आत्मा की सबसे सटीक तस्वीर है। वो अब खुद का ही शिकार बन चुका था। 4. द लोनलीनेस ऑफ पावर। नेपोलियन के चारों ओर सैकड़ों लोग थे, पर कोई सच्चा नहीं था। हर व्यक्ति उसकी उपस्थिति में स्क्रिप्टेड होता था, क्योंकि उसकी उपस्थिति ट्रूथ को असंभव बना देती थी। वो जानता था कि हर मुस्कान फेक है, हर प्रेस सर्वाइवल है। लोग उससे प्यार नहीं करते थे, वो उससे सुरक्षित रहना चाहते थे। यह वही लोनलीनेस है जो केवल शक्तिशाली लोगों को मिलती है, जहां कोई तुम्हें चुनौती नहीं देता और इसलिए कोई तुम्हें समझ भी नहीं पाता। नेपोलियन अब उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां रिस्पेक्ट एक केज बन चुकी थी। लोग झुकते थे, पर कोई पास नहीं आता था। 5. द माइंड दैट टॉक्स टू इटसेल्फ। एल्बा पर एग्जाइल के दौरान नेपोलियन घंटों अकेला चलता, कभी समुद्र की लहरों को देखता, कभी हवा से बातें करता। उसका मन अब बाहरी दुनिया से डिटैच्ड हो चुका था। वो अब अपने ही विचारों से बात करता था, जिन्हें वो पहले कभी सुनना नहीं चाहता था। उसका माइंड अब एक बैटलफील्ड नहीं, एक एको चेम्बर बन चुका था। हर विचार गूंजता, लौटता और उसे चुभता। वो खुद से सवाल पूछता, क्या मैं महान था या सिर्फ भाग्यशाली? क्या मैं नेता था या बस इल्यूजन? और हर जवाब सिर्फ एक चीज कहता, अब तुम अकेले हो। 6. द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। हर महानता की कीमत होती है, और नेपोलियन ने सबसे ऊंची कीमत चुकाई। उसने खुद को इतना ऊपर उठा लिया कि अब नीचे देखने के लिए कोई बचा ही नहीं था। वो खुद अपनी ऊंचाई में घुटने लगा। पावर ने उसे वो सब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, पर छीन लिया वो सब जो इंसान को जीवित रखता है। वो कहता था, आई एम सराउंडेड बाय मैन, येट आई हैव नॉट स्पोकन टू ए ह्यूमन इन ईयर्स। वो अब मानव अनुभव से कट चुका था। उसका साम्राज्य विशाल था, पर उसकी आत्मा संकुचित। 7. द डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ। नेपोलियन अब मैं शब्द को भी पहचान नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसका हर डिसीजन नेपोलियन द एम्परर लेता है, नेपोलियन द मैन नहीं। वो दो हिस्सों में बांट चुका था, एक पब्लिक पर्सोना और एक प्राइवेट वॉइड। पब्लिक पर्सोना लोगों को रूल करता था, प्राइवेट वॉइड हर रात उसे खा जाता था। ये वही डिसइंटीग्रेशन है जहां व्यक्ति खुद की भूमिका में इतना डूब जाता है कि वो अपना असली अस्तित्व खो देता है। नेपोलियन अब रोल बन चुका था, एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी स्टेज से उतर नहीं सकता था। 8. द फियर ऑफ इरेलेवेंस। नेपोलियन को अब मौत से नहीं, भूल जाने से डर लगता था। वो कहता था, टू बी फॉरगॉटन इज द ओनली ट्रू डेथ। उसके लिए हर सांस अब एक प्रयास थी, इतिहास में नाम जिंदा रखने का। वो अपने एग्जाइल में भी राइटिंग्स करता, नोट्स छोड़ता, अपनी लेगेसी डिजाइन करता। वो इतिहास को भी मैनिपुलेट करना चाहता था, जैसे उसने लोगों को किया। पर सच्चाई यह थी, वो अब किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था। 9. द कोलैप्स ऑफ द इमेज। एल्बा के बाद जब उसे अंतिम बार सेंट हेलेना भेजा गया, वो एक ब्रोकन मिरर की तरह था। उसकी आंखों में वो डिवाइन फायर नहीं रही, अब वहां थकान थी और एक धीमी स्वीकृत उदासी। वो अब खुद से झूठ नहीं बोलता था। वो जानता था कि एम्पायर चला गया और उसके साथ उसका इल्यूजन भी। वो दिन भर लिखता, रात में खुद से बात करता, जैसे कोई आत्मा खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। वो कहता था, आई यूज्ड टू कमांड नेशंस, नाउ आई कमांड मेमोरीज। यह वाक्य नेपोलियन की आत्मा का शोक गीत था, क्योंकि उसने सब कुछ जीतकर भी खुद को खो दिया था। 10. द ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी महानता की दीवार इतनी ऊंची बना ली कि उसमें खुद ही कैद हो गया। वो जो भीड़ में देवता बना, वो अंत में अपने ही कमरे में इंसान बनकर टूट गया। उसकी महानता उसकी जेल थी, उसका गौरव उसका शोर था, उसकी बुद्धि उसका जहर थी। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि कोई उसे सच न कह सके, तो वो अपने ही इको में डूब जाता है। नेपोलियन वही हुआ। वो अपने ही ग्रेटनेस की आवाज में खो गया, इतना ऊंचा उठा कि किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। फाइनल रिफ्लेक्शन।
नेपोलियन की आइसोलेशन हमें एक सच्चाई दिखाती है। पावर लोगों को नहीं तोड़ती, वो आदमी के अंदर के खालीपन को एम्पलीफाई करती है। वो जितना जीतता गया, वो उतना हॉलो होता गया। वो जितना फेमस हुआ, वो उतना अकेला हो गया। और जब सब खत्म हुआ, तो सिर्फ एक आदमी बचा, जो मिरर में खुद को देख रहा था और धीरे धीरे खुद को भूल रहा था। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी के अंतिम और सबसे दार्शनिक अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह वो क्षण है जब उसके पास सब कुछ था, शक्ति, नाम, इतिहास, और फिर भी कुछ नहीं बचा। यह वो जगह है जहां महानता राख में बदलती है, जहां ईगो, पावर और डेस्टिनी तीनों मिलकर व्यक्ति को उसके ही भ्रम में दफन कर देते हैं। यह अध्याय है द फिलोसॉफी ऑफ द फॉल, वन, व्हेन द एम्पायर बिकम्स एशेस। नापोलियन बोनापार्टी, वो नाम जो कभी युद्ध की ध्वनि था, अब सिर्फ इतिहास की फुसफुसाहट बन चुका था। उसका साम्राज्य गिर चुका था, उसकी सेनाएं समाप्त हो चुकी थीं, उसके झंडे अब किसी और की सेना लहरा रही थी। और वो, वही आदमी जो कभी डेस्टिनी का पुत्र कहलाता था, अब सेंट हेलेना द्वीप के एक तंग कमरे में बैठा समुद्र को देख रहा था। यह कोई युद्ध नहीं था, यह उसका अहंकार का अंतिम संस्कार था। वो अब पहली बार नेपोलियन द मैन बन चुका था। ना राजा, ना सम्राट, ना देवता, सिर्फ एक अकेला मनुष्य जो अपने ही विचारों की कब्र में बैठा था। टूस, द फॉल डजंट हैपन आउटसाइड, इट हैपन्स विद इन। नेपोलियन का पतन युद्ध में नहीं हुआ, वो उसके भीतर हुआ। वो तब नहीं गिरा जब रूस ने उसकी सेना को नष्ट किया, वो तब गिरा जब उसने खुद को भगवान मान लिया। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को नकारता है, वो धीरे धीरे खुद से कट जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ईगो कोलैप्स सिंड्रोम। जब आत्म छवि, सेल्फ इमेज और वास्तविकता, रियलिटी का अंतर इतना बड़ा हो जाए कि मन उसे संभाल नहीं पाता। नेपोलियन के लिए यह अंत था, उसके इल्यूजन का, उसके कंट्रोल का, उसके नैरेटिव का। वो अब सच देख रहा था कि उसने दुनिया जीती पर खुद से हार गया। 3, द फिलोसफी ऑफ फेलियर। नेपोलियन अपने एग्जाइल में सोचता था, क्या मैं असफल हुआ या दुनिया ने मुझे समझा नहीं? यह सवाल उसका रोज का साथी था। पर असल में असफलता किसी घटना से नहीं आती, वो रियलाइजेशन से आती है। नेपोलियन का असली पतन तब हुआ जब उसने स्वीकार किया कि पावर अमर नहीं होती और कंट्रोल इल्यूजन है। वो जो सोचता था कि वो इतिहास को कमांड कर सकता है, अब वही इतिहास उसके विरुद्ध लिख रहा था। यह वही क्षण था जहां फिलॉसफी और साइकोलॉजी एक हो गए। क्योंकि जो आदमी खुद को समझ लेता है, वो या तो एनलाइटेंड बनता है या टूट जाता है। नेपोलियन टूटा। चौथे, द मिरर ऑफ ट्रूथ। नेपोलियन हर दिन अपने छोटे से कमरे में मिरर देखता था। वो चेहरा अब बूढ़ा था, आंखें थकी हुई थीं और माथे पर वो डिवाइन एरोगेंस गायब था। वो खुद से फुसफुसाता, सो दिस इज वॉट डेस्टिनी लुक्स लाइक इन साइलेंस। वो मिरर अब पावर नहीं दिखाता था, वो वास्तविकता दिखाता था। एक आदमी जिसने सब कुछ पाया सिवाय खुद के। वो समझ गया कि उसकी सारी महत्वाकांक्षा एक डिफेंस थी, एक शोर जो उसके भीतर के खालीपन को दबाने के लिए थी। अब जब वो शोर खत्म हो गया, तो खालीपन बोलने लगा और उसकी आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, तुम अकेले नहीं, तुम खुद हो। फाइंड्स द डेथ ऑफ द हीरो आर्केटाइप। नेपोलियन ने अपने जीवन को एक हीरो स्टोरी की तरह जिया। वो सोचता था कि अंत में दुनिया उसे समझेगी और उसका नाम स्वर्गिक सम्मान में लिखा जाएगा। पर हीरोइज्म हमेशा रियलिटी से टकराती है। हीरो जब अपनी कहानी खुद लिखने लगता है, तो वो हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेपोलियन का फॉल एक स्पिरिचुअल करेक्शन था। वो ब्रह्मांड की तरफ से एक रिमाइंडर था कि कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं कि सत्य को बाईपास कर सके। वो अब समझ गया था कि हर महानता में एक झूठ होता है, और वो झूठ है इमॉर्टैलिटी। क्योंकि कोई अमर नहीं होता, यहां तक कि नेपोलियन भी नहीं। 6, द एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग। धीरे धीरे नेपोलियन के भीतर एक फिलोसॉफिकल अवेकनिंग होने लगी। वो अब जीत के बारे में नहीं सोचता था, वो सोचता था, व्हाई डिड आई नीड टू विन एट ऑल?
वो अपने राइटिंग्स में कहता था, पावर इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यह वाक्य उसकी आत्मा से निकला था, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वो पूरी दुनिया जीत कर भी खाली रहता है। वो कहता था, द थ्रोन वॉज माई मिरर एंड आई वॉज इन लव विद माई रिफ्लेक्शन। अब वो मिरर टूट चुका था, अब वो रिफ्लेक्शन से मुक्त था। वो पहली बार इंसान था, एम्परर नहीं। शिव, द रिवेंज ऑफ रियलिटी। रियलिटी हर इल्यूजन का अंत करती है, और नेपोलियन इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण बना। वो जो सोचता था कि दुनिया उसकी पपेट है, अब उसी दुनिया ने उसे एक आइसोलेटेड आइलैंड पर फेंक दिया। वो जो सोचता था कि उसका नाम अमर रहेगा, अब देख रहा था कि नए राजा उसी भाषा में नए इतिहास लिख रहे हैं। यह वही एग्जिस्टेंशियल हॉरर थी, जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसका कंट्रोल कभी असली था ही नहीं। रियलिटी उसे धीरे धीरे खा रही थी, जैसे किसी देवता को उसकी ही मूर्ति निगल रही हो। इट्स द एक्सेप्टेंस। नेपोलियन ने रेजिस्टेंस छोड़ा, उसने अपने भीतर की लड़ाई खत्म कर दी। वो अब दुनिया से नहीं, खुद से संवाद करता था। उसके आखिरी साल एक्सेप्टेंस के थे, शांति के नहीं, पर सच्चाई के। वो कहता था, "So perhaps I was not made to be a man of peace, but at least now I know peace." यह एक्सेप्टेंस किसी हार का संकेत नहीं था, यह एक अवेकनिंग थी, जिसमें वो पहली बार खुद को पावर के बिना महसूस कर पा रहा था। नेपोलियन ने आखिरकार वो चीज सीखी जो पूरी जिंदगी उसने टाली, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, नाई, द फिलॉसफी ऑफ द फॉल। नेपोलियन का पतन कोई त्रासदी नहीं था, वो एक दार्शनिक रूपांतरण था, एक ऐसा परिवर्तन जहां उसका आई एम एवरीथिंग धीरे धीरे आई एम नथिंग में बदल गया। और यही साइकोलॉजी का चरम बिंदु है। जब ईगो पूरी तरह टूट जाती है, तो उसके पीछे जो बचता है वो प्योर अवेयरनेस होती है। नेपोलियन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वही अनुभव किया जो योगियों ने सदियों पहले कहा था, सब कुछ शून्य है। वो जो कभी दुनिया का स्वामी था, अब हवा के झोंके में अपनी इनसिग्निफिकेंस को महसूस कर रहा था। और पहली बार वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। देन द फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ युद्ध, शक्ति और राजनीति की नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल मेटाफोर है, हर उस इंसान के लिए जो खुद से बड़ा बनने की कोशिश करता है और अंत में खुद को खो देता है। उसका पतन यह सिखाता है कि ईगो हमेशा खुद का ही शिकार बनती है। पावर कभी किसी को मुक्त नहीं करती, वो सिर्फ इल्यूजन देती है। और महानता हमेशा एकांत में मरती है। नेपोलियन ने आखिरी बार कहा था, "टेने फ्रांसे, आर्मी, जोसेफिन", और फिर आंखें बंद कर ली। यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह एक दर्शन की मौत थी। वो दर्शन जो कहता था कि मनुष्य भगवान बन सकता है। और ब्रह्मांड ने जवाब दिया, "तुम मनुष्य हो, यही तुम्हारी सीमा और तुम्हारी सच्चाई है।" द डार्क साइकोलॉजिकल लेसन। नेपोलियन का जीवन एक दर्पण है, जहां हम सब अपने भीतर का छोटा सम्राट देख सकते हैं। वो हिस्सा जो कंट्रोल चाहता है, जो दुनिया से वैलिडेशन चाहता है, जो अमर होना चाहता है। पर अंत में सब कुछ उसी जगह लौटता है जहां से शुरुआत हुई थी। साइलेंस। पावर गुजर जाती है, नाम मिट जाते हैं, पर जो बचता है वो सिर्फ समझ है कि ईगो कोई विजय नहीं, एक सुंदर भ्रम है।